कुछ ही देर में टॉप कॉल की शुरुआत करेंगे। कोशिश करेंगे आज 8:50 तमाम इंपॉर्टेंट हॉट स्टॉक्स अपने स्टीम्ड पैनल के साथ डिस्कस कर लिए जाएं और फिर आगे ओपनिंग के बाद तो बढ़िया पिकिंग का तड़का हो गई और उसमें जोड़ दीजिएगा 9:40 पे वो 4 का चौका, वो बेहतरीन स्टॉक पिकिंग का सिलसिला प्री मार्केट ओपन से पहले और ओपन के बाद भी कंटिन्यू होगा। फ्लोर खोलिए, जो जो जुड़ चुके हैं सबको दिखाइएगा। आप सबको गुड मॉर्निंग। और असित क्या करना है भाई, वो रेंज का तो बढ़िया ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, 3 दिन बहुत सॉलिड पुल बैक बनता हुआ नजर आया। अब हम कैसे प्लेस्ड हैं निफ्टी बैंक में? आप लोग फर्दर अपमूव्स के लिए प्ले कर रहे हो या नहीं कर रहे? अब मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरेंद्र जी, मॉर्निंग टू वीरेंद्र जी पैनल। आशीष जी, अगर ये 50-70 पॉइंट का अगर डिप आता है निफ्टी में, मुझे लगता है कि इस डिप को बाय करना चाहिए। क्रूड इज डेफिनेटली स्पॉइलिंग द बुक, बट मुझे लगता है कि जिस हिसाब से रिलायंस, एचडीएफसी, आईटी सेक्टर इज प्लेस्ड, निफ्टी में अपमूव का डेफिनेटली रहेगा ट्रैक्शन। बैंक निफ्टी इज ऑब्वियसली लिटिल काइंड ऑफ साइडवेज, इट्स नॉट वीक, मे बी जस्ट एग्जॉस्टेड। जैसे वीरेंद्र जी ने बताया कि 2000 पॉइंट के रैली हो चुके हैं, थोड़ा बहुत kind of consolidation at this level is expected, but I am somehow convinced कि अगर जब तक निफ्टी 16,500 के लेवल के ऊपर रह रहा है, we will see 16,900-950 के रेंज में, that is the upper Bollinger Band, and almost 50% का स्विंग रहेगा 18,174 से 15,733 के लेवल तक। So बाय एंड डिप्स का मार्केट रहेगा निफ्टी में फॉर श्योर, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी देखना चाहूंगा कि निफ्टी क्रॉस करे 50 EMA को, जो कि अराउंड 700 के लेवल पे है। अगर उसको एक बार क्रॉस करेगा, नॉट टुडे ऑब्वियसली, बट मे बी इन ए डे और टू, आई थिंक उसके बाद और ट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में हम इंडेक्स में 5% का ओआई बिल्टअप दिखने को मिला। पीसीआर हैज गॉन अप टू 1.2 आफ्टर लॉन्ग टाइम, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। पर जैसे हम कल बात कर रहे थे कि निफ्टी स्टिल एट ए डिस्काउंट, अभी भी निफ्टी डिस्काउंट में है, दैट इज 17 पॉइंट के डिस्काउंट। वो थोड़ा वरी करने लायक है कि व्हाई इट इज इन डिस्काउंट, 300 पॉइंट का रैली हो चुका है। निफ्टी का आरएसआई इज एट 53 आफ्टर लॉन्ग टाइम, निफ्टी का आरएसआई हैज गॉन अबव 50, सो दैट इज आल्सो पॉजिटिव। एंड अगर ऑप्शंस का डेटा देखेंगे, जैसे वीरेंद्र जी भी बोल रहे थे, निफ्टी में पुट रेटिंग हैज kind of yesterday put rating is around 2 crore versus the fresh call rating is around 15 lakh, so put rating में conviction काफी ज्यादा है, and 16,500-600 में kind of put rating जो at the money है, that is around 85 lakh। थोड़ा भी retracement होता है 50 पॉइंट में, I'm pretty sure कि this will bounce back from this level। and another thing is कि निफ्टी में 16,600 से लेके 800 तक इन द मनी पुट रेटिंग हुआ है, close to around 50 lakh, so that also shows there is a lot of conviction that is there for the upside। 16,600 के नीचे कॉल अनवाइंडिंग काफी हुआ है, मुझे लगता है कि सब्सटेंशियल कॉल अनवाइंडिंग हुआ है इस लेवल के नीचे। एंड सीपीआर इज अराउंड 16,500, 68,593, 618, मुझे लगता है कि ये लेवल हमें डिसेंट सपोर्ट देगा। सो निफ्टी को लेके आई थिंक कि कोई भी डिप आएगा, इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। बैंक निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट अगर नीचे समय हमें मिलता है, दैट विल बी गुड लेवल टू री एंटर। आई एम नॉट शॉर्ट बैंक निफ्टी, बट एट द सेम टाइम इट विल बी बाय एंड डिप्स काइंड ऑफ इंडेक्स राइट now, so that is how I'm looking at it। बढ़िया है भाई। तो दरअसल बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी की तलाश करिएगा, गिरावट में निफ्टी को खरीदने के मौके ढूंढ रहे हैं असित, और बिल्कुल सही, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट कल के सॉलिड पुल बैक के बीच दिखाइएगा, तब आपको समझ में आएगा जो एक्स ऑफ बैंक सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इंपॉर्टेंट। रिलायंस हुआ, कोई एचडीएफसी, कोई लार्सन एंड टूब्रो, कोई आईटी पैक, नहीं तो निफ्टी बैंक दिखा दी डायरेक्टर साहब, इसमें तो सिर्फ बैंक ही बैंक दिखेंगे निफ्टी के कंट्रीब्यूशन प्लेट। ये देखिए आप किस तरह से एक्स ऑफ बैंक निफ्टी वो स्टॉक्स बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आए थे। इनकी स्ट्रेंथ दिखाती है कि शायद बाजार में अगर कोई भी डिप्स आ रहे हैं, जैसे आज आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो शायद हो सकता है खरीदारी करने के मौके। खैर, रोकने के बाद बाजार का बिहेवियर गॉच करेंगे, उसके बाद कोई बढ़िया सी स्ट्रैटेजी डिवाइस भी करी जाएगी आज के सेशन के लिए। और शुरुआत कर देते हैं आज के अब टॉप कॉल्स की। मानस, हाय, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का पहला प्रिफर्ड ट्रेड। आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखिए, जो आज के कन्विक्शन ट्रेड है वो वही ट्रेड है जो कल मैंने चार का चमत्कार में 2 बजे के शो में दिया था। तो रेन इंडस्ट्रीज पे ध्यान दीजिए, वहां पर बहुत क्लियर रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। कल 20-day मूविंग एवरेज ब्रेक हुए, कल बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले, आरएसआई पे पॉजिटिव डायवर्जन आपको दिखेंगे। तो कुल मिला के यहां से एक मीनिंगफुल बाउंड बैक देखने को मिल सकता है रेन इंडस्ट्रीज में। तो करंट लेवल्स पे अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी।
58.90 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर की तरफ 170 रुपए तक के टारगेट्स आप देख सकते हैं। कल मैंने 160 का कॉल ऑप्शन दिया था जो कि मेरे ख्याल से 8 रुपए के आसपास दिया था, 11 रुपए के आसपास क्लोज हुआ। आज मैं समझता हूं कि 170 का कॉल ऑप्शन पे ध्यान दीजिए जो कि 7 रुपए के आसपास चल रहा है, वहां पर खरीदारी करिए रेन इंडस्ट्रीज के 170 के कॉल ऑप्शन में 4 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से कम 11 रुपए के टारगेट आप सेट कर सकते हैं। डिस्क्लोजर ये है कि इसमें मेरा कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है। रेन इंडस्ट्रीज रखिए रडार पे भाई, इस स्टॉक में और भी अच्छा मोमेंटम बनेगा। मोमेंटम को बनाने का तरीका एक और आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। तो रेन का ट्रेड ये कल 4 का चौका जो कमाई का अड्डा में दोपहर में हुआ था मानस, उसमें मेंशन था। वाह, तो कल आप इस तेजी को राइड कर रहे हैं बड़ी तरीके से, ट्रेड आपकी ग्रिप में होगा। इवन फ्रेश ट्रेड भी आज के लिए बनता है। लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर मानस को दिखाइए। मारो आज तो गजब। और आज ये पर्पल का शेड है क्या सूट का? नहीं, बिल्कुल पर्पल का शेड नहीं है, ये तो ग्रे का शेड है शायद कुछ। अरे मैंने कहा अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, मानस का हो गया रेन इंडस्ट्रीज पहला प्रेफर्ड ट्रेड। गाबा सर नमस्कार और गुड मॉर्निंग। गाबा सर क्या रडार पे आज के लिए? गुड मॉर्निंग। मुझे भी बताऊंगा क्योंकि नॉर्मली हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि नॉर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में 16,650 जाना जरूरी था। अगर वहां नहीं जाता तो साइन ऑफ वीकनेस था। तो ये नॉर्मल करेक्शन है अब तक। अगर मार्केट में ट्रेंड आना है तो ये आज कल का हाई को क्रॉस करना जरूरी है। उसके नीचे बहुत वास्ट दौरा है, 2 गैप मिले हैं, तो थोड़ा सुस्ती भी करता है तो अच्छी बात है। लेकिन कल का हाई एक बार पार कर लेगा तो फिर अच्छी तेजी होगी। स्टॉक जो मैंने चुना है वो है लॉन्ग राइट, वो है M&M फाइनेंशियल। यस, यहाँ पर एक अच्छी तेजी आई, उसके बाद एक पॉज हुआ और कल का मूव बेहतरीन है। मुझे लगता है इसमें आपको मिलना चाहिए। टारगेट ऑन द अपसाइड M&M फाइनेंशियल का 185 का है, वहां पर जरूर चला जाएगा। स्टॉप होगा 176 M&M फाइनेंशियल। फाइनेंशियल्स को रखिए रडार पे। खरीदारी करने का कॉल गाबा सर का। कल टाइम मिला क्या पढ़ाई करने का? कल तो आप क्लब घूम रहे थे मैंने सुना। हाँ, चला गया था डिनर पे। चलिए, उसके बाद भी गाबा सर ने फिर लेट नाइट करी और आपके लिए बढ़िया स्टॉक पिकिंग चुनकर एक M&M फाइनेंशियल, रेन इंडस्ट्रीज खरीदारी, M&M फाइनेंशियल्स खरीदारी। पालविया साहब हाय, गुड मॉर्निंग। पालविया साहब आज आपका टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज जो स्टॉक फोकस में रहेगा वो फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें सिप्ला यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। ये स्टॉक में देखें तो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से अगर ये स्टॉक को हम देखें तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक में नियर टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे विजिबल है, कल के सेशन में करीब 3.5% के ओपन इंटरेस्ट भी ऐड होते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है सिप्ला को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 987 के आसपास कल का क्लोज था। एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 1010 से लेके 1020 तक के अपसाइड के टारगेट सिप्ला में आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से 973 का स्टॉप लॉस रख के सिप्ला बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, सिप्ला आप देखिए 98680 पे। और जानते हैं हमारी टीम में ये आशीष और प्रकाश गावस्कर के बीच में एक बड़ा तालमेल है। कल यूएसएन की टीम में था, डे हाई पे जाके क्लोज हुआ था। शाम को प्रकाश गावस्कर क्लब में बैठे हुए। नहीं क्या, मैं तो सोचा रिजल्ट पे चल रहा है, मुझे क्या पता था शाम की डिमांड ट्रैक्शन पे चल रहा है। अरे छोड़िए महाराज, छोड़िए महाराज, चलते हैं राजेश सतपुरे जी के पास। राजेश जी गुड मॉर्निंग। राजेश सतपुरे जी गुड मॉर्निंग। आपका टॉप कन्विक्शन? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेंद्र जी देखिए, नजर तो डेफिनेटली रिलायंस पे है या इवन IT स्टॉक्स पे है, तो लेकिन उस पर कॉल्स ऑलरेडी हमने दिए हैं, बहुत सारे कॉल्स रनिंग भी है। तो मैंने सोचा कुछ नया सोचते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेटल सेक्टर मेरी नजर है, और मेटल सेक्टर में कल भी हमने देखा नालको, हिंद कॉपर, सेल लो लेवल से यहाँ पे ट्रैक्शन है, लो लेवल से यहाँ पे रिकवरी के आसार आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रा ट्रेड के सेटअप बन रहे हैं। कल भी बात हुई कि JSW स्टील का रिजल्ट खराब था, लेकिन उसने अपने लेवल को रिस्पेक्ट किया। तो आज का जो ट्रेड होगा मेरा वो रहेगा हिंदाल्को। देखिए हिंदाल्को में अगर आप डेली चार्ट देखते हो तो यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखता है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस में हमने देखा 400 और 390 ये रेंज को ये रिस्पेक्ट दे रहा है डिस्पाइट एनी बैड न्यूज। सो मेरे हिसाब से हिंदाल्को में एक रिकवरी होनी चाहिए, शॉर्ट कवरिंग रैली मिलनी चाहिए, जिसका टारगेट करीबन 435 to 440 का बनता है। अगर पॉजिटिव डाइवर्जेंस का प्रोजेक्शन भी देखते हैं तो जो पहला टारगेट आता है वो 435-440 का रेंज का ही आता है। सो 415 के आसपास से 410 यानी जो डिप मिलता है तो उसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, 400 का स्टॉप लॉस रखे
और डिस्क्लोजर ये है कि कंप्लीटली फ्रेश कॉल है, क्लाइंट के साथ अभी तक इसको साझा नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, ना ही यहाँ पे मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है। हिंडाल्को अगर आप देखें आपके स्क्रीन पे से बाय ट्रेड ओके, इसको अगर आप देखें अप्रोच करेंगे हम ओपनिंग के बाद एक बार फिर से, क्योंकि हमें एक बात का और गौर करना है कि हमें अगर आप देखें मेटल साइकिल्स चल रही है और मेटल साइकिल में जो प्रेशर फेज है उस पर अगर आप देखें हम बात करेंगे, लेकिन अब तक हिंडाल्को याद रखिएगा उससे थोड़ा छूता रहा है, कल भी करीब 6.5% है, ₹6.5 स्टॉक चढ़ के बंद हुआ था। असद क्या ग्रिप करेंगे आप स्टॉक स्पेसिफिक? वीरेन जी, एचडीएफसी में हम लॉन्ग जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2020 फॉर अ टारगेट ऑफ 2260, 2220 का स्टॉप लॉस एंड 2260 का टारगेट। इसमें मुझे लगता है कि एक बार 2250 के ऊपर जाएगा तो ट्रैक्शन अच्छा रहेगा। पुट राइटिंग काफी कन्विंसिंगली हुआ है, अराउंड फ्रेश पुट राइटिंग ऑफ अराउंड 1.75 लाख वर्सेस कॉल राइटिंग ऑफ 7K। मार्केट अगर थोड़ा गैप डाउन खुलता है तो नीचे खुलेगा। अगर ये वीवा के ऊपर ट्रैवल करने लगता है, मुझे लगता है कि एचडीएफसी में दैट अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ गोइंग बियॉन्ड 2400 विल बी कमिंग टू द पिक्चर। एंड फॉर 2400 में द बिगनिंग ऑफ द सीरीज में थोड़ा इन द मनी पुट राइटिंग हुआ है, वॉल्स की भी देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट इज अपर 5%, सो एचडीएफसी इज लुकिंग गुड। थोड़ा डिप मिलता है तो इसमें बाय कर सकते हैं। ओके, कल मैं खुद अगर आप देखें इसके ऑप्शंस को रीड कर रहा था और जिस प्रकार की 2400 की कॉल में एक्टिविटी है और जो इसका इस वक्त अगर आप एवरेजेस का बिहेवियर देखें वो एचडीएफसी का बहुत स्ट्रॉन्ग, याद रखिएगा। कल इसने एक अटेम्प्ट लिया 100 EMA को पार करने का, सक्सीड नहीं हो पाया, बट एक बहुत अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर 1020 का डेवलप हुआ है इसमें। गुड, आई मीन ये आज असित जी का ट्रेड है। कविता जी गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। Very good morning, Viren ji, Ashish ji, Neeraj ji. Good morning, everyone. The top conviction trade is like निफ्टी में आज हम एक पॉज देख सकते हैं और जो कि लाजमी भी है। कल हम डिस्कस किए थे कि 16 से 14 जो कि 38% रिट्रेसमेंट था। सो रेजिस्टेंस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग टेक्निकली भी हम देखते हैं, समाउ ग्लोबल क्यूज भी इन द सेम डे अटैक हम लोग नोटिस कर रहे हैं। सो आई बिलीव आज एक करेक्शन हम देख सकते हैं फर्स्ट हाफ में। Looking towards that, जो ट्रेड्स ओपन है is like bullish on Infill, आज भी मैं bullish हूँ उस पर। इन केस अगर डिप्स पे वो ट्रेड मिलता है आपको 1500-1480 के लेवल्स पे, तो वन शुड अगेन टेक द एंट्री ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक और उसे स्प्रेड के साथ भी आप लोग प्ले कर सकते हैं, विद 1500 की कॉल और 1600 को बाय करके और 1600 की कॉल को सेल करके। सो दैट ट्रेड इज ऑलरेडी ओपन। बट आज के टॉप कन्विक्शन ट्रेड हम जो आपके साथ डिस्कस करेंगे मैं कैश काउंटर डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज BEML को हम लोग आपको करें, जहाँ लिटिल स्पेस मुझे लगता है और ऊपर की तरफ जा सकता है। सो BEML एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है काउंटर एंड मुझे लगता है यहाँ से 1382 की क्लोजिंग है। वंस ये 1415, 1435 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है एंड वन कैन ब्रेक द स्टॉप लॉस ऑफ 1360 ऑन द पोजीशन। बिल्कुल ठीक रखिए। BEML को रडार पे एक कैश स्टॉक आता हुआ आज एक टॉप कॉल के तौर पे, पर बढ़िया हुआ है और कविता मानती है अच्छे अप मूव्स आगे भी देखने को मिलेंगे। क्विकली रैप अप कर देता हूं कौन कौन से स्टॉक्स आज आपको रखने रडार पे। ये स्टीम पैनल की सबसे प्रेफर्ड एक स्टॉक पिक है जो अब आपकी स्क्रीन पर आएगी। माना से शुरू करा था आज रेन इंडस्ट्रीज के साथ, जो कल भी मेंशन था, शायद कल से ट्रेड अच्छा ग्रिप में है। आज भी चाहे तो 158.9 के लेवल्स पर एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग इनिशिएट किए जा सकते हैं। गावा सर ने M&M फाइनेंशियल्स की बात करी, उस पे फ्यूचर्स में 176 के स्टॉप के साथ लॉन्ग जाइए, खरीदारी करने के मौके 185 के आज के टारगेट्स। पालविया साहब कह रहे हैं सिप्ला और इसमें खरीदारी करने का मन 973 के स्टॉप के साथ 1010, 1020 तक के लक्ष्य। सतपुते साहब का मानना है कि शायद मेटल्स में एक बढ़िया ट्रेड सेटअप बन रहा है कॉन्ट्रा प्ले के लिए और हिंडाल्को एक प्रेफर्ड ट्रेड, 400 का स्टॉप, 435, 440 तक के टारगेट्स। असित का कहना है HDFC और कल जो पिलर्स, इंपॉर्टेंट पिलर्स थे मार्केट के, उनमें से एक ये था हैवी वेट जो अच्छी मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। 2320 के स्टॉप के साथ 2360 के आज के टारगेट्स और अभी कविता ने मेंशन करा उनका प्रेफर्ड ट्रेड BEML 1360 का स्टॉप लगाइए। अभी भी अप मूव्स हैं, 1415, 1435 तक के लेवल्स यहां पे देखने को मिलेंगे। और चलिए यहां पे टॉप कॉल्स को निपटाते हैं और अब फोकस आगे करेंगे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज पर, जिसमें
सबसे पहले तो निफ्टी की एक हर्षदा स्टूडियोज में आ चुकी है। हर्षदा गुड मॉर्निंग। निफ्टी की एक कंपनी के नंबर आते, मैं कहता लास्ट ही होगा, मुझे 50 कैलकुलेट नहीं करा, लेकिन शायद लास्ट होगी, है ना, सन फार्मा। जाते जाते निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस कैसा रहा? सन फार्मा के रिजल्ट्स कैसे रहे? सन फार्मा परफॉर्मेंस खराब नहीं है, ठीक है, एक लॉस का फिगर आया, लेकिन एक एक्सेप्शनल आइटम के चलते वो लॉस आया, लेकिन बाकी पैरामीटर्स पर अगर आप ध्यान दें, इंडिया बिजनेस में ग्रोथ है, यूएस बिजनेस में ग्रोथ है, वो नंबर्स आपके सामने आएंगे। रेवेन्यू देखिएगा करीब करीब 11% बढ़ा है। अब याद रखिएगा 9,446 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, एस्टिमेट था 13% बढ़ने का, 11% बढ़ा है। एबिटा लेवल पर आप क्या देख रहे हैं? करीब करीब 14% तक का इजाफा, 2443 करोड़ के अनुमान के सामने 2340 करोड़ का यहां पर एबिटा आया है। मार्जिन थोड़े से इंप्रूव हुए, 24.8% के आसपास, एस्टिमेट था 25% के मार्जिन का। अब ये जो लॉस है वो दरअसल आया है करीब 2277 करोड़ का। एक्सपेक्टेशन था एक प्रॉफिट का, लेकिन एक एक्सेप्शनल आउटफ्लो हुआ है करीब 3935 करोड़ का इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और एडजस्टेड बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी ने मुनाफा दिखाया है। अब यूएस बिजनेस में क्या हुआ? यूएस सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर नरम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है। जो एस्टिमेट्स थे वो करीब 370 से 400 मिलियन डॉलर के बीच के थे, 389 मिलियन डॉलर तक का इनफैक्ट इस समय डिलीवरी आई है, तो विच इज नॉट बैड। ब्रांडेड फॉर्मुलेशन बिक्री का 50% का योगदान है। कंपनी कह रही है कि स्पेशलिटी बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन FY23 का जो एस्टिमेट है वो ये कह रहे हैं कि लो डबल डिजिट या फिर हाई सिंगल डिजिट्स, यानी कि 8 से करीब करीब 10-11% तक की ही ग्रोथ देखने को मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं। ये क्यों ग्रोथ इतनी सिमट रही है? क्योंकि इनफैक्ट इनका जो इनपुट कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, ओवरऑल एक्सपेंसेस में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है, और अगले साल कंपनी कह रही है R&D पर करीब 7 से 8% तक का इन्वेस्टमेंट करती हुई दिखाई देगी। R&D पर इतना इन्वेस्टमेंट इनफैक्ट एक अच्छा साइन है। ठीक बात। तो सन फार्मा वो लॉसेस को मत देखिए, वो वन ऑफ्स के चलते एडजस्टेड प्रॉफिट दरअसल 1430 करोड़ रुपए का, ब्रोकरेजेस क्या कह रही है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। डिवाइडेड है थोड़ी सी। अच्छा, एक अपने फार्मा स्पेस में एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर कह लीजिए, अभी ऑफ लेट करेक्ट हो रहा है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, 1002 का टारगेट। सीले से खरीदारी का कॉल मेंटेन कर रहा है, 1080 का टारगेट, 20 रुपए टारगेट बढ़ा दिया। नोमुरा रिआइट्रेट कर रहा है बाय 1094 के टारगेट्स के साथ। हां, क्रेडिट स्विस न्यूट्रल है 810, जेफरीज कह रहा है अंडर परफॉर्म मेंटेन करेंगे, 775 के लक्ष्य है इनका। बेसिकली मानना है कि ग्रोथ लीवर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं सन फार्मा के लिहाज से। लेकिन गौरांग से जुड़ चुके हैं जियोजीत फाइनेंशियल से। गौरांग सर, हाय, गुड मॉर्निंग। सन फार्मा कैसा प्लेस्ड है? अच्छा आउट परफॉर्मेंस, 888 के आसपास खड़ा हुआ है। आपको भी 4 डिजिट की तैयारी नजर आ रही है क्या? आप लोग खरीद रहे होगा सन फार्मा को? धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो अभी अभी अर्शदा जिक्र कर रहे थे जो को लेकर के, और एक वन ऑफ आइटम को लेकर के मेरे ख्याल से बाकी अन्य आंकड़े देखे तो कमूमन जो अनुमान था उस पर खरे उतरे हैं और खरीदारी की राय है। 1000, क्योंकि नतीजे हाल ही में आए हैं तो थोड़ा समय लगेगा रिव्यू करने के लिए, लेकिन अब तक जितने, यानी कि ये जो आखिर की तिमाही उसको छोड़ करके अगर हम अनुमान को देखें और उस तर्क के आधार पर आप मुझे अगर लक्ष्य के बारे में पूछे तो हमने करीबन 1050-1080 का लक्ष्य रखा था। नतीजा भी अभी आया, इसलिए थोड़ा समय लगेगा रिवाइज करने के लिए। ये हो गई फंडामेंटल व्यू। गौरांग सर भी कह रहे हैं 4 डिजिट पे 1000+ के टारगेट जियोजीत की तरफ से भी आते हुए। लेकिन पालवे साहब, प्लेस कैसा है? नंबर्स मिक्स कह लेता हूं क्योंकि सेंटिमेंट डैम्पर है, प्रॉफिट्स की जगह लॉसेस क्लॉक करना, लेकिन इंटरनल्स ठीक ठाक हैं सन फार्मा के। प्लेस कैसा है? रिजल्ट से पहले कूल ऑफ हुआ है सन फार्मा। तो आशीष जी देखिए, ओवरऑल सेटअप स्टॉक का पॉजिटिव है। जरूर अगर थोड़ा सा प्रेशर मिलता है टुवर्ड्स नंबर के चलते, तो मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक अवेलेबल होता है करीब 860-850 की रेंज में, एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए, क्योंकि ओवरऑल अगर हम इसका सेटअप देखें तो एक बुलिश टेरिटरी में लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से, तो अगर ये करेक्शन मिलता है 860-850 की तरफ तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। हायर साइड पे अगर हम इस पे बात करें तो 920-925 अभी भी इसके रेजिस्टेंस है, जहां पे स्टॉक ने मल्टीपल टाइम वहां से जो भी पुल बैक बने वो फिजल आउट होते हुए दिखे।
तो हमें लगता है जो स्ट्रॉन्ग रैली बन रही है स्टॉक में वो 920-925 की रेंज को क्रॉस करने के बाद बनेगी, बट अभी डिप्स मिलती है तो हमें लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी होगी एक्यूमुलेट करने की। ओके, सन फार्मा पे अगर आप देखें आपका टेक है, लेकिन याद रखिएगा निफ्टी फार्मा इंडेक्स की प्लेसमेंट बहुत अग्रेसिव नहीं है। अगर आप देखें काफी अगर आप देखें ऐसी थिन रेंज में निफ्टी फार्मा इंडेक्स चल रहा है कि पूछिए मत। आइसोलेशन में सन फार्मा थोड़ा ठीक हो सकता है, लेकिन फार्मा इंडेक्स कल भी डे लो के जोन में बंद हुआ था। लेकिन अब हर्षदा के पास चलते हैं एक बार फिर से, और हर्षदा के पास आज एक स्वर्णिम मौका है LIC के पहले नतीजों को पढ़ने का। हर्षदा, ये इतने भारी डिविडेंड की रकम से करना क्या है बताइए पहले। जो मर्जी चाहे करे आप वीरू, जो मर्जी भर कर आपको डिविडेंड मिला है, दैट पार्ट। एक्चुअली इस पर काफी ज्यादा लोग मजाक भी उड़ा रहे थे, लेकिन नंबर्स पर फोकस करते हैं, स्पेशली जिनके पास स्टॉक है। नेट प्रीमियम इनकम में इजाफा देखने को मिला है, करीब 18% तक का इजाफा है साल दर साल। ये 1,44,160 करोड़ के आसपास आया। नेट वर्थ में देखिए करीब 65% तक की वृद्धि देखने को मिली है, वो भी एक अच्छा संकेत है। अब APE एनुअल प्रीमियम अर्न के आंकड़े पर ध्यान दें तो यहाँ पर जो कैलकुलेटेड नंबर है 33% तक का इजाफा दिखा रहा है, 20,480 करोड़ के आसपास तक का आंकड़ा देखने को मिला है। सॉल्वेंसी रेशियो भी बेहतर होता हुआ 1.76 के आसपास आया है, 1.85 के आसपास आया वर्सेस 1.76। VNB मार्जिन वो बाकी चीजें और एम्बेडेड वैल्यू की दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट की जो प्रेस रिलीज आई उसमें उन्होंने कहा है कि एम्बेडेड वैल्यू को दोबारा से कैलकुलेट किया जा रहा है, जून 30 तक दरअसल वो रिलीज होती हुई दिखाई देगी। तो इस महीने के अंत में एक बार फिर हम देखेंगे फिर LIC पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन नेट प्रीमियम ग्रोथ अच्छी है और वो एक अच्छा संकेत है। परसिस्टेंसी ये 13वां महीना है जहां पर इतनी कंफर्टेबल नहीं देखने को मिल रही है, तो ये स्टॉक इनफैक्ट रेडार पर रहेगा। आप देखते हैं वो डिविडेंड को लेकर किस तरह का रिएक्शन मार्केट देता है। बिल्कुल। अब देखिए चार्टिकली तो हमारे पास कुछ है नहीं बात करने के लिए, न वो बात करना वाजिब होगा। अब ले देखिए गौरांग जी की जिम्मेदारी होती है कि इस नतीजे को वो कैसे पढ़ते हैं। गौरांग जी अभी तक अगर देखें आ रही थी टेक्निकल्स के हाथ में, लेकिन आज नतीजों के बाद आपका फर्स्ट व्यू पोस्ट अर्निंग्स क्या है LIC पर एट 837? कल का क्लोज देगा डॉक्टर साहब प्लीज एक बार। यस, इट्स 837.75। जब कभी भी ऐसे परिस्थिति आती है तो मेरे ख्याल से जो जिम्मेदारी बनती है वो बुनियादी तर्क के आधार पर विशेषज्ञ होता है, उसी के कंधों पर रख के अटकती है। और अभी जैसे अभी जिक्र कर रहे थे हर्षदा, वीरू आप जो मर्जी आए आप कह सकते हैं। और एक बात मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा वीरेंद्र के IPO के पहले इतनी सारी उम्मीदें बांध रखी थी लोगों ने, जो चर्चा हो रही थी। मैंने तो इस हद तक सुना था कि प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट का पैसा खींच लेगा वगैरह वगैरह, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता से जुड़ना भी एक हकीकत है और जरूरी भी है। कवायद हमारी, और एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि एक इतिहास है LIC का, जो कारोबार से ये कंपनी जुड़ी है और जो मात्रा में ये कामकाज करती है, मार्केट शेयर इनका जितना है। और अभी आंकड़ों में जैसे अभी जिक्र हो रहा था, और मैं ये भी मानता हूं वीरेंद्र के ये महामारी के बाद अब लोगों की जो बुद्धिमत्ता है वो ठीक हो गई है। पहले टैक्स बचाने के लिए आप बीमा लेते थे, अब एक जरूरत के हिसाब से आप लेते हैं और बड़ा प्रीमियम भी भरते हैं, क्योंकि सम इंश्योर्ड आप उतना ही ऊपर का लेते हैं। तो ये सभी समीकरण को सामने रखते हुए अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो 1050 से 1100 का लक्ष्य हम मान के चल रहे हैं। लेकिन अगर आप जीवन बीमा से जुड़ी हुई कोई भी कंपनी में निवेश करते हैं तो जाहिर है कि आपका नजरिया कम से कम 1.5 से 2 साल का होना चाहिए, जितना ज्यादा उतना बड़ा है, क्योंकि इंश्योरिंग द अनइंश्योर्ड एक बहुत बड़ी मुहिम है। और LIC जैसी जो दिग्गज कंपनियां हैं, बाकी अन्य कंपनियां हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा होगा आने वाले समय। ये रहा गौरांग सर का व्यू LIC को लेकर, लेकिन नंबर्स मिक्स्ड है। डिविडेंड का आंकड़ा 1.5 रुपए का है, और जब LIC ने मेंशन करा था कि भाई बोर्ड मीट में डिविडेंड विचार होगा तो शायद एक्सपेक्टेशंस बिल्ट इन हुई होंगी, क्योंकि ये 801 तक जाने के बाद अब 836 837 आता हुआ पिछले कुछ दिनों में अच्छा मूव। इवन कल का रेटिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर हाईस पे जाके दिन के बंद हुआ था। देखते हैं आज का रिएक्शन अपनी जगह। ये गौरांग सर का लॉन्ग टर्म व्यू 1050 1100 तक के टारगेट्स फंडामेंटली। खैर बाकी स्टॉक्स पे जब हम हॉट स्टॉक्स की बातचीत करेंगे डिस्कस करते चलेंगे, लेकिन
ये तो हमने सिर्फ सन फार्मा के नंबर्स डिस्कस करे, जो निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट था। वायदा बाजार के कई नंबर्स आए थे, कोई जेएसपीएल, कोई और बिंदु वगैरह। सिर्फ एफएनओ वाले नंबर्स और कौन से, और परफॉर्मेंस कैसा? आईआरसीटीसी के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि वहां पे परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है और ये अनएक्सपेक्टेड था कि इतना स्ट्रॉन्ग Q4 निकल कर आएगा, लेकिन क्लियरली अनलॉक का फायदा इनके हाथ लगता हुआ। रेवेन्यू में 104% का इजाफा, 691 करोड़ का रेवेन्यू, EBITDA में 92% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। ये 280 करोड़ के करीब आया। 216 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्जिन थोड़े से ट्रिम हुए, 42.8% से 40%, रीजनेबल रेंज में है। लेकिन इनका जो केटरिंग और टिकटिंग बिजनेस है ना, वहीं पर सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। टिकटिंग रेवेन्यू में 38% तक का इजाफा है, केटरिंग आय में 295% तक की बढ़त देखने को मिली है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर आईआरसीटीसी के लिए। दूसरी तरफ अब आते हैं औरो और जेएसपीएल पर, और दोनों ही निराशाजनक है। औरो फार्मा इनफैक्ट उम्मीद पर खरा बिल्कुल नहीं उतरा है, 3% रेवेन्यू गिरा, EBITDA लेवल में 24% तक की गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट 1000 करोड़ के बिट का अनुमान था, 974 करोड़ के आसपास आया। रेवेन्यू पर भी एक्सपेक्टेशन से कम ही आंकड़ा है और मुनाफा भी 28% घटता हुआ। मार्जिन इनफैक्ट 17% पर आते हुए दिखाई दिए हैं। ये मार्जिन ही हैं जो इन लाइन है, बाकी सभी आंकड़े एक मिस है। जेएसपीएल का परफॉर्मेंस खराब है। प्रॉफिट आप देखिएगा सिर्फ 3% बढ़ा है, EBITDA में 38% तक की गिरावट, रेवेन्यू भले ही 35% बढ़ता हुआ दिखाई दिया हो, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी फ्लैटिश रही है, सिर्फ 3% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। 2207 करोड़ उम्मीद से बेहतर जरूर है, लेकिन क्लियरली जो बाकी चीजें हैं वो अच्छी नहीं है। अब आप देखिए मार्जिन 25% का अनुमान था, 21% पर आ गए। एक और दिक्कत है कि EBITDA पर टन दरअसल वीकेस्ट रही है कंपनी के लिए। EBITDA पर टन Q2 से FY21 से काफी नीचे आती हुई। अब आप देखिए इस बारी क्या हुआ है, 13,591 रुपए EBITDA पर टन। JSW स्टील के भी यही स्थिति देखने को मिली थी, वर्सेस 17,407। तो क्लियरली एक डैम्पनर देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी EBITDA पर टन में। रियलाइजेशंस एकदम फ्लैटिश रहे हैं। एक्सपेक्टेड था कि रियलाइजेशंस में करीब 1500 रुपए प्रति टन का इजाफा देखने को मिलेगा, वो नहीं हुआ है। अदर एक्सपेंसेस भी अच्छे खासे बढ़ गए हैं, तो वो भी एक डैम्पनिंग फैक्टर है इस कंपनी के लिए। तो क्लियरली ये डिसअपॉइंटमेंट है जेएसपीएल के लिए। तो अरबिंदो कमजोर, जेएसपीएल कमजोर, आईआरसीटीसी तो खैर लो बेस भी था, इसलिए केटरिंग वेटरिंग जब खुली तो आपको इस तरह का ट्रैक्शन देखने को मिला है। जेएसपीएल में एक बात जानना, अभी कुछ देर में यतिन जोड़ेंगे, तो आज दरअसल वो इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स जो एमएससीआई का, उसकी रीबैलेंसिंग का दिन है। जेएसपीएल में कुछ पैसा फ्लो होता हुआ नजर आएगा वो सेकेंड हाफ में। खैर वो उसकी डिटेलिंग पे आगे आएंगे तो स्टॉक का बिहेवियर फिर उसके हाथ से देखना होगा। नंबर्स कमजोर लेकिन इनफ्लोज आने की तैयारी। इन तीनों स्टॉक्स पे हम लोग जब हॉट स्टॉक्स डिस्कस करेंगे तो चर्चा कर लेंगे एक्सपर्ट्स के साथ, क्योंकि आज एक ही ब्रेथ में अब सारे बाकी के रिजल्ट भी निपटा दिए जाएंगे। गुड बैड अगली शुरुआत नई लिस्टिंग्स के साथ करते हैं। कैंपस, एक्टिवेयर और डिलीवरी, और कैंपस के नंबर्स अच्छे रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ पर मुनाफे में करीब 3 गुना का इजाफा देखने को मिला है। रेवेन्यू करीब 28% बढ़ता हुआ, EBITDA लेवल में 19-20% तक की वृद्धि देखने को मिली है। मार्जिन 20% पर आए हैं। टैक्स एक्सपेंस इनका दरअसल 56% घटा है, और प्रॉफिट का आंकड़ा है जो इनफैक्ट बहुत ही तगड़ी ग्रोथ दिखा रहा है। दूसरी तरफ डिलीवरी, नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यू अगर आप पहले देखें तो रेवेन्यू में 100% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, 2072 करोड़ का आंकड़ा। अब कंपनी ने EBITDA ब्रेक इवन कर लिया है, EBITDA पॉजिटिव है। पिछले बारी ये EBITDA लॉस था 23 करोड़ का, उसके सामने 63 करोड़ का EBITDA प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है, वो एक पॉजिटिव है। नेट लॉस में कोई बदलाव नहीं, भले ही रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली हो, नेट लॉस घटा नहीं है, जस का तस है। जो आप देखिएगा एक्सप्रेस पार्सल रेवेन्यू 84% बढ़ता हुआ, सप्लाई चेन सर्विसेज में 67% का इजाफा देखने को मिला है, और पार्ट ट्रकलोड रेवेन्यू 350% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो इंटरनल्स बहुत ही स्ट्रांग है डिलीवरी के, तो ये क्वार्टरली अच्छा परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिला है। मैनेजमेंट कमेंट्री में ऑफ कोर्स क्लैरिटी आएगी कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से क्या विजिबिलिटी है। दूसरी तरफ आप आरवीएनएल देखें, नतीजे ठीक हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में फ्लैटिश माहौल है, ज्यादा कुछ बदला नहीं है, 1% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि रेवेन्यू बढ़ा है, EBITDA लेवल में 15% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन जस के तस है, प्रेशर नहीं आया है मार्जिन पर। केएनआर कंस्ट्रक्शन अच्छा क्वार्टर, लगातार केएनआर के हाथ अच्छे ऑर्डर्स भी लगे हैं Q4 में। नेट प्रॉफिट 140 करोड़ का, रेवेन्यू में 11% तक की बढ़त देखने को मिली है। टीटागढ़ वैगन्स ने डिसअपॉइंट किया है, लॉस आया है 25 करोड़ का।
रेवेन्यू 480 करोड़ का रेवेन्यू में मामूली सा इजाफा देखने को मिला, लॉस को लेकर चिंता होगी। एनआरबी बेयरिंग्स आप देखिएगा, मुनाफा घटता हुआ 34 करोड़ से घटकर मुनाफा आया है अब 17 करोड़ पर 51% तक की गिरावट, और रेवेन्यू भी 257 करोड़ से घटकर 255 करोड़ पर, यह भी थोड़ा सा फ्लैटिश नंबर। जी हाँ, एनआरबी बियरिंग्स के अगर आप देखें Q4 के नंबर्स हर्ष तक बताते नहीं। एक बार काम करते हैं, जरा डिलीवरी के नंबर्स को लेके आइएगा। अभी आज से अगर आप देखें कुछ रोज पहले जब इसकी लिस्टिंग हुई थी, और आप समझ लीजिएगा कि उससे पहले भी जब प्री लिस्टिंग जो या फिर प्री आईपीओ जो हमारा डिस्कशन हुआ था मैनेजमेंट के साथ, एक बहुत स्ट्रांग बॉटम लाइन की गाइडेंस उन्होंने कुछ नहीं दी, और बॉटम लाइन आपकी स्क्रीन पर आप देखिए जो नेट लॉसेस हैं वो आपकी स्थिति है ही। गौरांग, ये जब से ये पेट्रोल डीजल रेशनलाइज हुए थे, अगर आप देखें लॉजिस्टिक स्टॉक्स में एक अच्छा मूव आया था, ठीक है, चाहे वो कॉनकोर हो, हालांकि कॉनकोर में स्टोरी दूसरी थी, और सारे लॉजिस्टिक स्टॉक्स में मूव अच्छा आया था, लेकिन डिलीवरी पोस्ट आईपीओ जिस प्रकार का प्राइस परफॉर्मेंस अब तक रहा है और नंबर्स के बीच में बॉटम लाइन अभी भी अगर आप देखें तो लॉसेस में है, एबिटा फ्रंट पर आप देखें तो ये ब्रेक इवन हो गए हैं। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस स्टॉक पे, इस प्राइस पे क्या अट्रैक्ट कर रहा है क्या आपको ये स्टॉक? अभी भी थोड़े मूल्यांकन को लेकर के मुझे लग रहा है कि महंगा लग रहा है वीरेंद्र, और एक वास्तविकता यह है कि आपके हमारे देश में जितना भी ई कॉमर्स का कारोबार बढ़ेगा उतना ही प्रोत्साहन डिलीवरी जैसी कंपनियों को लॉजिस्टिक क्षेत्र से जुड़ी हुई उनको मिलेगा, क्योंकि उनका कामकाज उतना तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। अगर आप इन सब कंपनियों के जो कमर्शियल व्हीकल्स है ऑर्डर्स काफी बड़े बड़े दिए हैं, तो आपको एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में बेहतरीन तरीके से कारोबार बढ़ेगा। फ्लीट ओनर से जो नए कमर्शियल की व्हीकल्स की ऑर्डर जाती हैं, टाटा मोटर्स को या फिर एमएनएम को या फिर अशोक लेलैंड को या फिर आइशर मोटर्स को कमर्शियल व्हीकल के लिए, तो वो धीरे धीरे करके संख्या बढ़ रही है। लेकिन 521 पर मैं उतावलापन करके जल्दबाजी करके खरीदने की राय नहीं दूंगा। 480 से आसपास या उसके नीचे आता है तो मेरे ख्याल से एक मौका होगा अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है। एक बात डिलीवरी के, खैर आज हर्षदा कमेंट्री की बात कर रही थी, नेट लेवल पे कब पॉजिटिव होंगे, ये तो आईपीओ के समय भी हमने बातचीत करी थी, जवाब नहीं मिला था। आज डिलीवरी के सीएफओ साहब जुड़ेंगे कुछ ही देर बाद 10:15 बजे, तो फिर से यही सवाल होगा, नेट लेवल पे कब प्रॉफिटेबल होने जा रही है ये कंपनी। अच्छा, मैं हॉट स्टॉक्स की चर्चा शुरू कर रहा हूं, उससे पहले इस शो के जो प्रोड्यूसर साहब है ना, उनका नाम है विकास गर्ग, लंबे चौड़े आदमी है, कोशिश करता हूं उनको स्टूडियो में इनवाइट करने की। आज उनका जन्मदिन है, तो विकास गर्ग साहब आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। ये जो वीरू बार बार पिरामिड विरामिड मांगते रहते हैं मम्मी के साथ, ये सब बनाने वाने का काम उन्हीं का है, तो कभी भी जो डिमांड आती है वीरू की उसकी पूर्ति करने का काम ये विकास जी का होता है। विकास जी को डायरेक्टर साहब वो तो स्टूडियो में भेजिएगा, जरा दिखाइए सबको कौन है शो के प्रोड्यूसर साहब। हाँ भेजिएगा, हाँ भेजिए भाई, और ऐसा नहीं कि उनको बोला नहा धो के आए, जैसे आए वैसे के वैसे आ जाए। अच्छा, गाली दे रहे होंगे, ऑडियो में नहीं आ रही है। अच्छा, लेकिन हॉट स्टॉक्स की चर्चा शुरू कर रहे हैं, उससे पहले यतिन स्टूडियोज, अभी जेएसपीएल की चर्चा हो रही थी तो कुछ आपको हिंट दिया था। यतिन बता रहे हैं आज एमएससीआई के रीबैलेंसिंग का अपडेट आ गया था, कौन इंक्लूजन कौन एक्सक्लूजन। आज वो डी डे है, एडजस्टमेंट वाला दिन, आज ये एडजस्टमेंट होगा। यतिन क्या डेवलपमेंट है, क्या अपडेट है, कौन से स्टॉक इंक्लूजन एक्सक्लूजन, कितना फ्लोज? तो देखो आशीष, जो मे का रिव्यू हुआ था एमएससीआई में, उसमें हम लोग जो की बदलाव है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी होती है, काफी सारे वेटेज चेंज होते हैं लार्ज कैप्स पे खास करके, लेकिन जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाले फ्लोज हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए 4 स्टॉक्स पे ध्यान देना है जो आज एमएससीआई में खरीदारी की साइड होंगे, बाइंग फ्लो की साइड होंगे, और आखिर के आधे घंटे में आज वो बदलाव होंगे, क्योंकि इफेक्टिव डेट 1 जून है, तो आज वो रिबैलेंसिंग होनी है। एयू बैंक लगभग $87 मिलियन के आसपास का बाय फ्लो, यानी लगभग 600 करोड़ के आसपास की यहां खरीदारी आपको देखने को मिलेगी, तो एयू बैंक सबसे पहला इंक्लूजन है। इसके अलावा टाटा एलेक्सी स्टॉक काफी ज्यादा फोकस में है, पिछले काफी दिनों से बाउंस भी अच्छे से कर रहा है, $235 मिलियन का इनफ्लो है। इनका जो नया वेट है, क्योंकि इंक्लूजन है, 0.41% है, तो वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेजेस आपको टाटा एलेक्सी में आते हुए दिखेगा। इसके अलावा जेएसपीएल $134 मिलियन के आसपास का इनफ्लो, इसका मतलब यह है कि लगभग 1000 करोड़ की बाइंग आप जेएसपीएल में भी देखेंगे। इसके अलावा अदानी पावर, अगर आपको याद है तो स्टॉक ने सॉलिड रिटर्न्स दिए हैं, पिछली जो तेजी थी
कुछ ही हफ्तों पहले की, वहां 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी टच करके आया था अदानी पावर, और आज $223 मिलियन का इनफ्लो यहां देखा जाएगा। 0.38% का वेट है, ये मोतीलाल ओसवाल के एस्टिमेट्स हैं। अच्छा, आउटफ्लो में क्या हुआ? एक्सक्लूजन में हुआ HDFC AMC स्टॉक मल्टी ईयर लो पे है। इनफैक्ट लिस्टिंग डे का जो लो था उसके भी नीचे स्टॉक चला गया है, क्योंकि एक एक्सक्लूजन है। $83 मिलियन की यहां बिकवाली है, यानी रफली 600 करोड़ रुपए के यहां शेयर्स बिकने हैं, लगभग 40 लाख शेयर्स। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का जिक्र करना होगा, क्योंकि वेट चेंज में सबसे ज्यादा यहां इंपैक्ट आया, क्योंकि राइट्स के शेयर्स का कैलकुलेशन MSCI ने इंक्लूड कर लिया है। तो लगभग $400 मिलियन का इनफ्लो, यानी लगभग 3000 करोड़ की बाइंग आपको कैश मार्केट में रिलायंस में देखने को मिल सकती है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का एस्टिमेट है। इंटरेस्टिंग। और ये अगर आपको बेंचमार्किंग करनी तो 3:30 बजे के आस 3 से 3:30 में प्ले आउट होगी। 3 बजे से शुरू हो जाता है, 3 बजे से शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप कोशिश करोगे बेंचमार्क को मिरर करने की। बिल्कुल क्लोजिंग के आसपास ये एडजस्टमेंट्स होंगे। इंटरेस्टिंग है भाई, जहां पैसा आना है, इन्फ्लोज आने हैं, उसमें प्रोमिनेंट लिस्ट लंबी है, जतिन ने मेंशन करा, तो उस पर नहीं जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो सब स्क्रीन पर आ जाएगा। एयूस बैंक, JSPL, टाटा एलेक्सी, अदानी पावर, रिलायंस, इन सब में फ्लोज आने हैं, और जो प्रोमिनेंट जिससे जाने हैं वो वैसे बेचारा पिटा हुआ था। HDFC AMC $83 मिलियन वहां से बाहर जाता हुआ आउटफ्लोज आपको देखने को मिलेंगे। इन स्टॉक्स को मैंने हाइलाइट कर लिया स्क्रीन पे। मार्केट के दौरान बिहेवियर पे हम लोग अगर जरूरत पड़ी तो गेस्ट से इस पे बातचीत कर लेंगे। क्विकली हॉट स्टॉक्स की शुरुआत करिए, जरा स्टिंग प्ले आउट करिए डायरेक्टर साहब, और कुछ हॉट स्टॉक्स डिस्कस कर ले जाए अपने पैनल के साथ, और कंटिन्यू करेंगे प्री ओपन के बाद भी हॉट स्टॉक्स में डिस्कशन, कोई स्टॉक छोड़ेंगे नहीं। मेटल्स क्योंकि आप ट्रैक कर रहे हो सतपुते साहब, JSPL देख के बताओ जरा, नंबर्स खराब हैं कल, लेकिन ऑलरेडी दिन के लोस पे जाके बंद हुआ है, तो शायद थोड़ी सी डिस्काउंटिंग नंबर्स की होगी, प्लस आज इंक्लूजन हो रहा है, पैसा फ्लोज आने वाले हैं MSCI के। अभी कंफ्यूजन हो गया। चार्ट पे कैसा पोजीशन है? अक्षय जी देखिए, चार्ट पे मैं यही कहूंगा कि मेटल स्टॉक्स इन पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा पिटे हुए हैं, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है। तो आप टेक्निकली बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल फैक्टर्ड इन द प्राइस इटसेल्फ। तो एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न, मुझे लगता है कि JSPL का इंपॉर्टेंट लेवल होगा 370, तो 370 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है यहाँ पे बाइंग इमर्ज होगी, जिसका टारगेट बनता है पोजिशनली स्लाइटली 410, ये इसका पहला रेजिस्टेंस होगा, जो स्विंग का पहला टारगेट होता है, और उसके बाद 435, 440। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर में JSPL, हिंदाल्को कहीं ना कहीं यहाँ पे रिकवरी के आसार चार्ट पे दिख रहे हैं। रिजल्ट्स कमजोर, कल ऑलरेडी पिटा हुआ था, और आज ध्यान रखिए इंक्लूजन के फ्लोज आने, इंक्लूजन या वेटेज जो भी बढ़ रहा है उसके फ्लो इनफ्लोज आने, ये बात ध्यान रखिएगा। तो JSPL में आप देखते हैं ओपनिंग के बाद किस तरह का बिहेवियर। दो और वायदा बाजार की कंपनी जिनके चार्ट से किस समय कर लेते हैं प्री ओपन से पहले। पालिया साहब जरा IRCTC देखिएगा, नंबर्स अच्छे हैं, पर यह है कि बहुत लो बेस से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। हालांकि मैं सीक्वेंशली Q-on-Q भी देख रहा था, परफॉर्मेंस तो अच्छा हो ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं। प्लेस कैसा है? कल ऑलरेडी बहुत तेजी दिखा चुका है नंबर्स से पहले। तो आशीष जी देखिए, काफी बड़ा करेक्शन स्टॉक में देखने को मिला, और अगर हम इसको नियर टर्म सेटअप के हिसाब से देखें तो जरूर कल एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखी है, बट हमें लगता है जब तक ये स्टॉक में 720, 725 की रेंज क्रॉस नहीं होगी, थोड़ा सा सप्लाई प्रेशर यहाँ पे रहेगा स्टॉक में। तो ओपनिंग के बाद अगर ये 700 रुपए के ऊपर 700, 705 के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर एक अपॉर्चुनिटी बनेगी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर इमीडिएट टारगेट 725 तक आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल पे ऑलरेडी अगर किसी की पोजीशन है, या ओपनिंग के बाद अगर पोजीशन लेते हैं 700 के ऊपर अगर ट्रेड करा तो ही लेना, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 690 के आसपास। जी एक टाटा मोटर्स, राजेश पालवे जी बताइएगा, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। कल अगर आप देखें डे हाई पे जाके क्लोज हुआ सारे एवरेजेस के ऊपर, मात्र 20 सेकंड में जवाब दीजिए, कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को आप? तो विनोद जी देखिए, सेटअप तो पॉजिटिव है, बुलिश व्यू भी है, और हमें लगता है स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, टारगेट आना चाहिए इसके करीब 455 तक के अपसाइड के टारगेट। करंट लेवल से स्टॉप लॉस हम जो रखेंगे अब इसके लिए वो होगा करीब 434 का। ओके, चलिए अब हम प्री ओपन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संकेत हैं वो कैसे हैं? देखिए एसएस निफ्टी करीब 50-47 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बड़ा देखिए थिन लॉसेस है, 16,598, 50 अंक नीचे। लेकिन अगर आप रेस्ट ऑफ एशिया को देखें तो आज सुबह से अगर आप देखें रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस लेकर रेस्ट ऑफ एशिया ट्रेड कर रहा है। वही सूरत हाल अभी भी कुछ है, और इस डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, लेकिन जैसे कि आशीष ने शुरू में कहा था कि
उन लेवल्स पे जहां पे हमने शुक्रवार को छोड़ा था डाउ फ्यूचर्स, वहां से सब्सटेंशियली रिड्यूस हो चुके हैं। पैराटिक क्या है? बैंक निफ्टी पे सेंसेक्स पे 56,056 111 अंकों पर, और निफ्टी पे फर्स्ट टिक्स अगर आप देखें करीब करीब है, इस छोड़ देते हैं, छोड़िए, ये है 16,435। और अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को देखिए, IRCTC सबसे ऊपर है, देन वोल्टास, मेट्रोपोलिस, इट्स वाइल्ड, आई मीन ये वाइल्ड है मेरे ख्याल से। अभी कुछ देर में पैकेज देखेंगे सीरियस सौदा का, लेकिन उससे पहले जरा एक दो स्टॉक्स और देखिए जो कि इस वक्त स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। टाटा मोटर्स जिसका मैं जिक्र कर रहा था, यहाँ पे स्ट्रेंथ है। बाकी अगर आप देखें दिवीज लैब में करीब 30 रुपए का उछाल है, सिप्ला करीब करीब 7 रुपए पर ट्रेड करता हुआ, और हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि इस वक्त फ्रंट फुट पे है। बैक फुट पे क्या है? अगेन आई थिंक टेक महिंद्रा इट्स ऑन बैक फुट, लगभग 4 रुपए नीचे। ITC, UPL, भारतीय एयरटेल, फार्मा, आई थिंक ये इतना वाइल्ड है अगर आप देखें तो इस वक्त अभी, और इनडिसाइसिवनेस स्क्रीन पे झलक रही है प्री ओपन में। लेट्स स्किप प्री ओपन। सीएसओ की टीम को देखते हैं। आज अगर आप देखें आशीष और नीरज जी ने अपनी टीम में खबरों के आधार पे और फैक्टर्स के आधार पे क्या पिक किया है, क्या ट्रेड करना है लॉन्ग और क्या ट्रेड करना है आपको शॉर्ट साइड पे, पहले ही अपडेट देखते हैं। ट्यूसडे का दिन और आज की 10 की टीम आप लोग की स्क्रीन पर मिली जुली है। अभी भी फोकस ग्रीन पे ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा कॉशन वाला दिन आ गया है अच्छे पुल बैक के बाद, ये ध्यान रखिएगा। इनमें से कई सारे स्टॉक्स कल अच्छा मूव कर रहे थे जब बहुत सॉलिड पुल बैक भी था, तो जरा ऑब्जर्व करिएगा शुरुआत। RVNL, जैन इरिगेशन सिस्टम्स, KNR कंस्ट्रक्शन, एक्यूरेसी शिपिंग, मॉन्टी कार्लो फैशंस, सब में लिखा हुआ है सामने गुड Q4 परफॉर्मेंस, गुड कह लीजिए या फिर डिसेंट Q4 परफॉर्मेंस, ज्यादा बेटर वर्ड। इन सबके नंबर्स ठीक ठाक, इसीलिए इन ग्रीन कैटेगराइज कर रहा हूं। वॉकहार्ट और JSPL के नंबर्स कमजोर हैं, दोनों में पेन आपको नंबर्स में नजर आएगा। JSPL पे तो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा, और चैलेंजेस अभी बढ़ने हैं जो सरकार ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो स्टेप्स लिए हैं उसका इंपैक्ट अभी तो आना है असल। तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टील मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए दिक्कत, पर ये स्टेप्स हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो रखिए कल्याणी स्टील, रखिए स्टील एक्सचेंज इंडिया जैसे स्टॉक्स रडार पे जो लार्जली डोमेस्टिक फोकस्ड है, जिनकी लागत कम हो रही है और डिमांड ट्रैक्शन जस का तस बना हुआ है। GE पावर इंडिया फाइनली एक और ऐसा स्टॉक जिसके नंबर्स जो क्वार्टर के आए वीक थे और ऊपर से नीचे तक अक्रॉस द बोर्ड वीकनेस थी उन नंबर्स में, इसीलिए उस वीक परफॉर्मेंस पे रेड कैटेगराइज किया। चलिए, टीम में नतीजों के आधार पे कई सारे स्टॉक्स इसमें शामिल किए। इसमें मिर्जा इंटरनेशनल के नतीजे काफी बेहतर देखने को मिल रहे हैं, डेट वेट भी कम किया है, लेकिन आयल केमिकल और दिलीप बिल्डकॉन के नतीजे वीक हैं, इसलिए हमें लगता दबा रहना चाहिए। शादा के नतीजे तो परसों आ चुके थे, लेकिन कल इनकी कॉन कॉल थी, काफी इंटरेस्टिंग थी, उसमें कई सारी नई चीजें उन्होंने बताई, तो उसके मद्देनजर हमें लगता ठीक रहना चाहिए। संगम, टेक्नो इलेक्ट्रिक, अरमान फाइनेंशियल, इनके नतीजे काफी बेहतर हैं, तो उसमें मूवमेंट दिख सकता है, लेकिन रेडको खितान के नतीजे काफी वीक है, हर फ्रंट पे मार्जिन में भी कमजोर और ऑपरेशनल एबिटा वगैरह भी काफी वीक है। कच्चे तेल में एक बाउंस बैक फिर से आया है और बड़ी तेजी बनती दिख रही, तो ONGC OIL को उसका फायदा होगा। एक सेंटीमेंट के तौर पर देख सकते हैं इसमें ग्रीन में ट्रेड करने चाहिए। तो आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो ये सीएस सौदा की टीम थी, नीरज जी और आशीष की टीम के अगर आप देखें प्रेफर्ड 20 स्टॉक्स। राजेश जी आप बताइए इसमें से एक एक क्या पिक करेंगे? देखिए आज मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा अपड्यूड होगा, तो मिड कैप्स में आपको मूवमेंट अच्छा मिलेगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ नीरज जी की टीम से। मुझे लगता है इन पर्टिकुलरली मिर्जा इंटरनेशनल कि आप ये कह सकते हैं कि एक मोमेंटम ट्रेड है जहां पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। कल भी हमने देखा 187 एंड 190 इस सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया, तो मिर्जा इंटरनेशनल का टारगेट बनता है करीबन 205 से लेकर 210, 192 का क्लोज है कल का, तो इसे बाय रखे, बाय साइड का ट्रेड रखे 185 के स्टॉप लॉस के साथ। सो नीरज जी की टीम में जो सबसे बढ़िया है वो है मिर्जा इंटरनेशनल जो स्ट्रेंथ दिखाता है, और आशीष जी की टीम में जो सबसे बढ़िया है आप कह सकते हैं ये कॉन्ट्रा ट्रेड का सेटअप जो मेटल्स में दिख रहा है वो है स्टील एक्सचेंज इंडिया। देखिए टेक्निकली इट्स डाइवर्जेंस, अगर आप इसे डेली चार्ट पे देखते हो तो जिसका प्रोजेक्शन करीबन 160 के आसपास का बनता है, कल इसने अपने 10 डे में को रिस्पेक्ट किया, 10 डे में के ऊपर ही बन रहा,
जो करीबन 150 के आसपास का है, 153 का क्लोज है। सो आज जो भी डिप मिलेगा वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। आपको स्टॉप लॉस रखना है 150 के नीचे, सामने टारगेट बनेगा 160। सो आशीष जी की टीम में रहेगा स्टील एक्सचेंज इंडिया, इट्स अ बाय कॉल, और नीरज जी की टीम में रहेगा मिर्जा इंटरनेशनल, ये भी बाय कॉल। स्टॉक्स को रडार पे आज के टॉप कॉल्स एक बार क्विकली रिविजिट कर देता हूं आपके लिए। दिखाइए स्क्रीन पे सारे आज के टॉप कॉल्स क्विकली। आप लोग अपने स्टॉप लॉसेस खासतौर पर हर ट्रेड के नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। रेन इंडस्ट्रीज के तेजी के कॉल को आज फिर राइड करते हुए कल शाम को एक बढ़िया स्टॉक पिकिंग हुई थी और आज भी 170 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करने का बाद। M&M फाइनेंशियल्स में भी तेजी कंटिन्यू हो सकती है, 185 तक के टारगेट्स यहां पर। सिप्ला फार्मा में एक प्रिफर्ड बेट के तौर पे 1010, 1020 के लक्ष्य। हिंडाल्को खरीदारी करने का मन 400 के स्टॉप के साथ। HDFC के फ्यूचर्स में, HDFC लिमिटेड में खरीदारी करने का मन, 2360 के लक्ष्य यहां पर। और साथ में BEML, इसमें भी तेजी, और कल अच्छे मूव्स आए थे और आज 1415, 1435 तक के अपटिक्स के लिए इसमें हम बाय इनिशिएट कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की तरफ से आता हुआ वो कॉल। अच्छा, इस बीच गौरांग सर जुड़े हुए। गौरांग सर, उस टाइम पे बातचीत नहीं हुई। आप लोग का जीत में प्रेफर्ड ट्रेड या प्रेफर्ड स्टॉक इस समय फंडामेंटली जो आप लोग एक्यूमुलेट कर रहे हो, सबसे ज्यादा एग्रेसिवली जो एक्यूमुलेट कर रहे हो? आशीष, जो अनुमान मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के दिया है, और एक क्षेत्र जो बहुत ही प्रभावित हुआ था ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण मांग को लेकर के, खपत को लेकर के, वो था FMCG। और जो नतीजा है उसको देखते हुए हमने एक स्टॉक को नतीजों के बाद ऊपर की तरफ के लक्ष्यांक किए हैं, वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। नतीजों के बाद करीबन 1080, 1100 तक के लक्ष्य हमने किए हैं। और मेरा ये मानना है कि वॉल्यूम्स और डिमांड, ये दोनों में ही आने वाले समय में आपको वृद्धि होती हुई नजर आएगी, बड़े शहरों में से, ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भारत में से। ओके, ये रखिए रडार पे गोदरेज कंज्यूमर को। कल कई बार डाबर मैरिको की चैनल पे चर्चा भी हो रही थी, एक्सपर्ट FMCG की तरफ रुख करते हुए। मॉनसून ने दरवाजा खटखटा दिया है, केरल पहुंच गया, सब सेंटिमेंट के लिहाज से भी इंटरेस्टिंग और बीटन डाउन स्पेस। तो रखिए FMCG को रडार पे, और उसमें एक फंडामेंटल पिक आपकी स्क्रीन पर, गोदरेज कंज्यूमर, जो प्री ओपन सेटल होता हुआ आधे % के दबाव के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करेंगे। 3 दिन का गजब का पुल बैक, उसमें थोड़ा सा एक ब्रेक लगने के इंडिकेशंस, और इंडिकेशंस आ गए थे जब US के फ्यूचर्स ठंडे पड़ गए थे। उससे क्लियर हो गया था आज दबाव आएगा। और ऊपर से आज जो US में एक ऑल इंपॉर्टेंट मीट शेड्यूल्ड है प्रेसिडेंट और फेड प्रेसिडेंट के बीच, उससे पहले की कुछ नर्वसनेस ग्लोबल इक्विटी में नजर आएगी आपको। तो आधे % की कमजोरी, 82 अंक नीचे, 16,580 के लेवल्स पर हम शुरुआत करेंगे। निफ्टी बैंक फिर से कमजोरी के साथ थी और एक शेड वीकर रहेगा। कल थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट वैसे ही बना हुआ था, शायद 2/3% के आसपास की कमजोरी, 211 अंकों का दबाव, 35,615 के आसपास के लेवल्स पर शुरुआत होगी। ब्रेथ हालांकि अभी भी पॉजिटिव नजर आ रही है, वो अच्छी बात। इस पुलबैक में ब्रॉडर मार्केट्स में जो पेन था वो काफी रिलीव हुआ था। ब्रॉडर मार्केट्स में आपने देखा होगा एडवांस डिक्लाइन के रेशियोज एडवांसेस के फेवर में स्क्यूड थे। आज भी जब कमजोर शुरुआत हो रही है, इंडिकेशंस ये है कि ब्रेथ फिर भी थोड़ा सा पॉजिटिव साइड टिल्टेड आपको नजर आएगी। फिर लेकिन जरा ये जो ओपनिंग होने के इंडिकेशंस आ रहे हैं, 580 निफ्टी पर, 35,615 निफ्टी बैंक। आपके फाइनल कमेंट्स, फिर अपन कंटिन्यूस की तैयारी करेंगे सेशन की। आई थिंक ये लेवल वो है जहां पे आप ट्रेड को अवॉइड कीजिए इनिशियली, क्योंकि हमें 16,510, 544 के ऊपर सस्टेन करना है, जो मेरा फर्स्ट पेज था 544, उसके ऊपर सस्टेन करना है, और 610 यानी जो कल का इंट्राडे लो था उसके ऊपर कैपिटलाइज करना है। आई थिंक आशीष, दोनों ही इंडस्ट्रीज पे ये एक नो ट्रेड जोन है। और क्यों? क्योंकि 35,600, 35,500 के आसपास अगर आप देखें, हमने निफ्टी बैंक पर ट्रेड की वकालत की थी, तो लेवल ठीक है, बिल्कुल पर्याप्त लेवल है। 35,600 एक पर्याप्त लेवल है लॉन्ग करने का, बट आई थिंक थोड़ा कंसोलिडेट कर दे, 35,500 पे पुट राइटर्स आ जाए इंट्राडे में, तब जाके लॉन्ग करेंगे। आशीष, थोड़ा समझ लेते हैं बाजार का बिहेवियर, उसके बाद थोड़ा सा कॉल लिया जाएगा, लेकिन शायद हो सकता है इस डिप्स में अच्छे खरीदारी करने के मौके हों। कुछ और बढ़िया कॉल्स लेकर आ जाता हूं आपके लिए। आपकी स्क्रीन पे समीत चौहान जुड़ते हुए, आपकी स्क्रीन पे शुभम अग्रवाल जुड़ते हुए, आप दोनों को भी गुड मॉर्निंग। शुभम, आज का आप लोग का प्रिफर्ड ट्रेड?
गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। आज का जो प्रेफर्ड ट्रेड होगा वो होगा टाटा मोटर्स पे। बाजार को पहले तो अगर हम देखें तो जो इतने समय से एक शॉर्ट कवरिंग साइकिल चल रहा था उसमें पहली बार एक मार्जिनल लॉन्ग एडिशन कल हमें देखने को मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लॉन्ग टर्म रिवर्सल हो जाएगा तुरंत, लेकिन एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 दिन के लिए जो हमारा ट्रेड है वो पॉजिटिव साइड पे होना चाहिए। तो आज अगर एजेक्स निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है अगर थोड़ा नीचे खुलता है बाजार तो मुझे लगता है खरीदारी का मौका बनेगा। टाटा मोटर्स ऑटो का पूरा पैक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और टाटा मोटर्स में कल एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। मुझे लगता है इसमें हमें खरीदारी करना चाहिए। 450 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है उस पर खरीदारी की राय है 22 रुपए के लक्ष्य के लिए और 12 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टाटा मोटर्स को रखिए रडार पे। समित, आपके फोकस में क्या है? आपका टॉप कॉल कौन सा है आज का? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस लास्ट 2-3 दिनों में दिखाया था, बट कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में उतना पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया। बट कल अगर हम देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैनरा बैंक हो, SBI उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। उसमें कैन बैंक हमारा एक प्रेफर्ड पिक रहेगा जिसमें काफी टाइम के बाद 20-डे एवरेज फर्स्ट टाइम पियर्स किया है क्लोजिंग बेसिस पे। उसके मोमेंटम ऑसिलेटर्स भी एक पॉजिटिवली प्लेस्ड है और आज अगर इसमें थोड़ी सॉफ्ट ओपनिंग होती है तो हमारे ख्याल से 210 का कॉल ऑप्शन 200 का कॉल ऑप्शन जो लगभग कल 10:30 के आसपास क्लोज हुआ था, तो ये सॉफ्ट ओपनिंग के बाद आज 8:30-9 के आसपास अगर ये 200 का स्ट्राइक मिलता है कैनरा बैंक का तो वो बाय करने की सलाह होगी। 5.7 का स्टॉप लॉस रहेगा और 15 का टारगेट। हमें लग रहा है कि कैन बैंक में एटलीस्ट ये मूव स्पॉट के अगर लेवल देखे तो 215-217 तक होगा। फ्यूचर में ये थोड़ा डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। कैनरा बैंक, टाटा मोटर्स, इनको भी रखिएगा रडार पे। डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब को भेजो जरा। बर्थडे बॉय को आज अंदर नहीं भेजा अभी तक आप। और इस बीच जब तक प्रोड्यूसर साहब आ रहे हैं अंदर, विकास गर्ग साहब, सतपुत्र साहब, आज तो बिटिया का बर्थडे है। हमारी तरफ से कर दीजिएगा, बोलिएगा आशीष चाचू और वीरू ताऊ की तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। हाँ जी आशीष जी, जरूर जरूर, थैंक यू थैंक यू। है ना वीरू ताऊ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे आया प्रोड्यूसर साहब आ गए। मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब आ गए भैया। फ्रेम में नहीं आ रहे ना, फ्रेम में दिखा। ये है भाई साहब लंबे चौड़े व्यक्ति जो ये वीरू के पिरामिड और ये सब जो मुश्किल होता है ना वीरू थोड़ा वीरेंद्र जी को मनाना मुश्किल होता है, नहीं तो आदमी तो बहुत प्यारे हैं, सीधे भी। ये सिर्फ कैमरा पे इसीलिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हाँ वीरू भाई, वीरू आदमी ताऊ जो है आदमी तो अच्छे नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन थैंक यू। ये मैं तो बहुत प्यारा आदमी हूँ। ये वीरू के जो तभी टफ जो काम वाम कराना होता है पिरामिड, ये विकास जी हैं जो बखूबी आपको स्क्रीन पे रोज सुबह डिलीवर करके देते हैं। हैप्पी बर्थडे भाई साहब। आज ही लंच है? यस है, कैमरा पे कह रहे हैं भाई साहब? हो जाएगा। चलो आज का लंच तो सेट है, पर नीरज जी लाए होंगे तो आज मत करना, कल करना, नहीं तो क्या वेस्ट हो जाता है उनका। चलो ये हो गया। आप तो बिटिया रानी को भी और हमारे विकास गर्ग को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। मंगलवार का दिन है, फेस्टिविटीज के बीच में वीरू कुछ और स्टॉक्स की मार्किंग कर ली जाए। अच्छा, एक स्टॉक रह गया था और ऑरबिंदो फार्मा। मानस, इसको देख के बताइएगा, नंबर्स वीक और पिटा हुआ स्टॉक है। अभी समझ में नहीं आता है चार्ट देखने के बाद कि और भी वीकनेस क्रीप इन हो जाएगी कि नहीं होगी, या घूम जाएगा दिन के दौरान। कैसे अप्रोच करोगे आप ऑरबिंदो को, ऑरबिंदो फार्मा को? जी देखिए, चार्ट तो अभी वीक लगते हैं और मेरा समझना है कि अगर ये 520 रुपए के नीचे फिसलेगा तो शायद 490 तक के स्तर भी दिखा देगा। इसलिए कॉशियस रहिए। मेरे हिसाब से यहां पर खरीदारी नहीं करनी है। फार्मा आपकी स्क्रीन पर देखें, 530 पैकेट ट्रेड करता हूं। इस बीच अगर आप देखें तो इस वक्त करीब करीब 16,578 की ट्रेजेक्ट्री है, करीब करीब 35,615 का स्तर यहां पे है। और जो स्टॉक्स इस वक्त अगर आप देखें फ्रंट फुट पैकेट ट्रेड कर रहे हैं उसमें IRCT से है, ONGC ग्रुप का फायदा मिलता हुआ, दिवीज ले 0.5% ऊपर, बजाज ऑटो में अगर आप देखें 10% की स्ट्रेंथ है, ग्रासिम 0.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। और DBL अगर आप देखें ये थोड़ा सा बैकफुट पे है, सन फार्मा थोड़ा सा बैकफुट पे है और HDFC। चलते हैं आशीष के पास ओपनिंग के लिए वॉल पे। आशीष। बिल्कुल, ओपनिंग की तैयारी। थोड़ा सा नर्वस नोट पे हम शुरुआत करेंगे। हल्की कमजोरी, आधे % के दबाव के इंडिकेशंस और वो जो मैं कह रहा था यूएस फ्यूचर्स कूल ऑफ होना, और दूसरी नर्वसनेस है
यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब के बयान की, हालांकि मैं इंटरवीन नहीं करूंगा फेड की स्ट्रेटजीज को लेकर, लेकिन इन्फ्लेशन को टेम करना हमारा की फोकस रहेगा। आज होनी है यूएस प्रेसिडेंट साहब की मुलाकात फेड चेयर, उससे पहले कुछ नर्वस। आज हमारे Q4 जीडीपी के आंकड़े आने हैं। आधे % की कमजोरी के साथ भारतीय बाजार ट्यूसडे के दिन कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं 16,575 के आसपास के जोन्स, तो 16,660 वाला अब 16,560 के आसपास के जोन्स पे, 660 वाला यानी कि कल की क्लोज थी। आधे % की कमजोरी बढ़ रही है, 2/3% के दबाव के साथ अब कामकाज, 100 पॉइंट की कमजोरी निफ्टी पे आती हुई, तो थोड़ा ठंडा पड़ते हुए, और जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा थोड़ा सा मीनिंगफुल नॉक इस समय हम झेल रहे हैं। तो आधे से 2/3% के आसपास ही कमजोरी, 16,560 570 के आसपास के जोन्स। निफ्टी बैंक फिर कमजोर से मेरा मतलब कल अंडर परफॉर्मेंस था, आज आधे % की, खैर इन लाइन कमजोरी है, आधे % के दबाव के साथ निफ्टी बैंक, लेकिन पुल बैक को कल लीड कर रही थी जो पॉकेट, वो थी आईटी, रिलायंस के साथ। आईटी आज कमजोरी ज्यादा दिखाता हुआ 1.25% के आसपास के दबाव के साथ आईटी इंडेक्स में कामकाज की शुरुआत होती हुई। निफ्टी रिलायंस बाद में दिखाइएगा, 16,560 570 का जोन, उसी के आसपास इस समय हम सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें जरा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स दिखाइए, क्योंकि निफ्टी बैंक की वीकनेस अब थोड़ी सी बढ़ रही है, 2/3% के आसपास का दबाव। निफ्टी फाइनेंस 3/4% का दबाव इस समय झेलता हुआ। दिखाइए जरा इसमें ऑटो पैक, एक और हैवी वेट पॉकेट है, वो तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस समय निफ्टी में रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑटोज अभी भी आज भी स्ट्रेंथ के साथ 1/4-1/3% का उछाल। 550 560 ब्रॉडर मार्केट का क्या हाल है? मिड कैप्स फ्लैट है इस समय, मिड कैप इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, फ्लैट आपको नजर आएगा। स्मॉल कैप्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, प्लीज दिखाइए क्विकली, 1/3% का दबाव। तो मोटा मोटी ब्रॉडर मार्केट भी थोड़े से फ्लैटिश नोट पे शुरुआत करते हुए, वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपकी स्क्रीन पर आएगा, कुछ दिनों के एडवांसेस के फेवर के बाद 1:1 का रेशियो है ब्रॉडर मार्केट्स में भी, यानी कि एक गिर रहा है तो एक उसके सामने बढ़ता हुआ स्टॉक आपको नजर आएगा, इवनली पॉइज्ड है एटलीस्ट ब्रेथ के लिहाज से। एक काम करते हैं, अब अपन वापस चलते हैं निफ्टी के हीट मैप की तरफ। निफ्टी को छोड़े जा रहा हूं मैं 16,570 के आसपास के जोन्स, 90 पॉइंट की कमजोरी के साथ। लाजली दिक्कत वाली पॉकेट ज्यादा नजर आएंगी, तो दबाव कहां से आ रहा है पहले उस पे। सन फार्मा नंबर्स पर रिएक्ट कर रहा है, निफ्टी का टॉप लूजर 3% की कमजोरी के साथ यहां पे कामकाज की शुरुआत हुई है। इन्फोसिस, टीसीएस, इन्फोसिस तो 2% का दबाव झेल रहा है। इन्फोसिस वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स था कल की ट्रेडिंग सेशन का, जब पुल बैक एंजॉय हो रहा था। 2% इन्फोसिस कमजोर, जोड़ दीजिए उसमें टीसीएस की 1% की कमजोरी, एचसीएल टेक 1.25% का दबाव, विप्रो साथ में कमजोर हो चुका है, पुल बैक एक दिन अच्छा था, लास्ट नहीं कर पाया, 1% विप्रो भी दबाव में। सारे आईटी मेजर्स 1 से लेकर 2% की कमजोरी, ये एक दिक्कत की पॉकेट। कोटक कल का अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रहा है, 1% के और दबाव के साथ कोटक महिंद्रा बैंक में इस समय कामकाज होता हुआ। बाकी बैंकिंग स्टॉक्स में कोटक लार्जली ज्यादा वीक नजर आएगा आपको, क्योंकि एक्सिस इस समय फ्लैट, इंडसइंड बैंक में हल्की 1/4-1/3% के आसपास की कमजोरी। तो अच्छा, फाइनेंशियल्स वीक हो रहे हैं। फाइनेंशियल में बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस दोनों 2/3-3/4% के दबाव के साथ। कुछ हैवी वेट्स में आईटीसी कमजोर, लार्सन एंड टूब्रो दबाव में, दोनों 1/4 से 1/3% का दबाव देखते हुए। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक दोनों इस समय 1/3% दबाव। तो प्राइवेट बैंकिंग मेजर सब वीक है, और कोटक उस वीकनेस को आज फिर से लीड करता हुआ। क्या चल रहा है एक बार, रिलायंस फ्लैट है, एक बात ध्यान रखिएगा। शुगर डॉक्टर साहब दिखाए थे तो ग्रीनिश टिक्स आए थे, लेकिन इस समय एकदम फ्लैट रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.1% के हल्के दबाव के साथ ट्रेड करता हूं। क्या चल रहा है? ओएनजीसी लीड कर रहा है, क्योंकि कच्चा तेल $122 के ऊपर आज सुबह एंजॉय हो रहा था, 2.5% का अप है इस अपस्ट्रीम मेजर में। इसके अलावा ऑटोज, क्योंकि हमने देखा था जब सब दबाव में तो ऑटो इंडेक्स 1/4% ऊपर था। क्यों ऊपर था? कोई आयशर, कोई बजाज ऑटो, कोई एमएनएम, सब मजबूती के साथ। जोड़ दीजिए उस पर टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ऑटोज बेहतर करते हुए। सतपुर साहब मेटल्स पे बेट कर रहे थे, कॉन्ट्रा आ गया, टाटा स्टील ऊपर। हर निशान में इस समय टाटा स्टील कामकाज करता हुआ 0.5% के आसपास का उछाल। जेएसडब्ल्यू स्टील मजबूती के साथ। तो कॉन्ट्रा कॉल अच्छा इंटरेस्टिंग था। मेटल्स सारे के सारे शुरुआती ट्रेड में घूमते हुए नजर आएंगे। मेटल्स क्या, कमोडिटीज, क्योंकि ओएनजीसी भी है, कोल इंडिया भी है, सब मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए। तो कमोडिटीज एज अ प्ले थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। यह है तस्वीर निफ्टी 50 की। वापस लेकर आइए प्लीज वो सेक्टर्स को, उसके बाद वीरू के पास चला जाए। 0.5% का दबाव जहां छोड़ा था मोटा मोटी उसी के पास 16,575 के आसपास के लेवल्स। आईटी 1%, निफ्टी बैंक 0.5% के दबाव के साथ शुरुआत करता हुआ। यह है तस्वीर शुरुआती टिक्स की। एज एक्सपेक्टेड थोड़ा सा म्यूटेड शुरुआत, थोड़ा सा सेटल होने देते हैं, उसके बाद
क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स की वॉइसेस कॉल थे कि निफ्टी के अपने कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, जब स्ट्रेंथ की बात हुई थी तो हमने रिलायंस देखा। एक बार क्विकली कल के स्ट्रेंथ वाली पॉकेट जो असित ने भी मेंशन करा था, बाय ऑन डिप्स के लिए नोट डाउन करना है। रिलायंस फ्लैट हो गया है तो आउट परफॉर्मेंस है बाकी बेंचमार्क के लिहाज से। एचडीएफसी लिमिटेड दिखाइएगा स्क्रीन पर, कल वहां से स्ट्रेंथ आ रही थी, उसको लेकर बुलिश थे। एचडीएफसी लिमिटेड में एक बात ध्यान रखिएगा, 30 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट है। ये जो कमजोरी शुरू में दिख रही है 2% की, दरअसल इसमें आज एक्स डेट है डिविडेंड की, और आईटी की वीकनेस है। तो देखते हैं अब दिन के दौरान कैसे अगले 15 मिनट में किस तरह सेटल होता है, उसके बाद एक्सपर्ट्स का व्यू क्या बनता है उस पर हम आगे जाएंगे। लेकिन हर्षदा स्टूडियोज में मीरू की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो उनको एक थोड़ा सा ब्रेक दिया है। गला बैठ रहा नहीं, केक खाने नहीं, गिफ्ट खरीदने गए हैं। ऐसा है क्या? गिफ्ट, इसीलिए तो प्रोड्यूसर साहब ने बोला मीरू को जाने दो। भिजवाया था, मुझे भी भिजवाया। अदरवाइज जहां पर एक्शन है, वायदे बाजार के कुछ ट्रेड्स आशीष स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आपने लार्जली इंडेक्स की बात कर दी है। भारत फोर्ज आज देखिए गिरते बाजार में ये एक आउट परफॉर्मर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3.5% ऊपर है दरअसल ये ट्रेड में। शुरुआती ट्रेड में ही ओपन इंटरेस्ट एडिशन साइजेबल है, करीब 1 लाख शेयरों का। इसके अलावा आप गौर करेंगे तो ऑटो में मदरसन सुमी में एक पिकअप देखने को मिला है, एमएनएम में एक पिकअप देखने को मिला है। कल भी एमएनएम एक आउट परफॉर्मर था, आज दरअसल उस रैली को एक्सटेंड करता हुआ करीब 2% तक के गेन्स देखे जा रहे हैं। ओएनजीसी बट ऑफ कोर्स क्योंकि कच्चे तेल में जो 122 तक के लेवल्स देखने को मिले हैं वहां पर एक फ्लो तेजी का साफ तौर से बना है, तो ये काउंटर आउट परफॉर्म करता हुआ। कल डिक्सन के नतीजे अच्छे थे, उसके बाद स्टॉक में एक्टिविटी थी। इनफैक्ट कल 10% ऊपर था डिक्सन टेक्नोलॉजीज, आज करीब 1.5% तक के गेन्स के साथ शुरुआत करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैक्स फाइनेंशियल जैसे ट्रेड्स हैं, इन्फोएज जैसे ट्रेड्स हैं जहां पर कुछ खरीदारी के सौदे बनते हुए दिखाई जरूर दिए हैं। आईआरसीटीसी हाउएवर नतीजे अच्छे हैं लेकिन स्टॉक ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है। लो बेस के चलते नंबर्स अच्छे थे, स्टॉक थोड़ा सा फ्लैटिश 1.5% नीचे। नंबर्स के लिहाज से आप कुछ नंबर आंकड़े भी स्टॉक्स भी देखेंगे। एक तो डिलीवरी ध्यान रखिएगा, नतीजे अच्छे 2% ऊपर। कैंपस एक्टिववेयर फ्लैटिश परफॉर्मेंस है, ज्यादा कुछ डिलीवर नहीं कर रहा है, वैसे नंबर्स काफी स्ट्रांग थे। और एलआईसी से निराशा हाथ लगती हुई, नंबर्स ठीक है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, 2.25% तक के नुकसान के साथ दरअसल ये ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप्स में हल्की सी हरी टिक के साथ कारोबार अभी भी है, लेकिन तेजी से वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो कभी भी बदल सकता है। आशीष, गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ठीक 150 कम है बढ़ने वालों के मुकाबले। तो ऑलमोस्ट 1:1 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं, अभी तो शुरुआत सेटल होने देते हैं, लेकिन वीकनेस ग्रिप कर गई थोड़ी सी। कल के जो स्ट्रॉन्ग पुल बैक ट्रेड से वो रिवर्सल पे हैं। तो आईटी हमने हाईलाइट किया था, टाइटन दिखाई है स्क्रीन पे, क्या मूव आया था कल टाइटन में। टाइटन इस समय 2% की कमजोरी के साथ, हर टिक के साथ दबाव टाइटन का बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। एक कहानी है इस समय की ओपनिंग की। थोड़ा सा और सेटल होने थे तब मैं पिक्स पे जाऊं। मैं चाहता हूं थोड़ा सा वेट करें, एक्सपर्ट भी थोड़ा सा वॉच आउट कर ले। ऑटो इंडेक्स स्क्रीन पे दिखाइएगा उसकी। अच्छा ही कल ऑटो बिक्री के आंकड़े आने, यतिन से बोल दिया है, वो तैयार कर रहे हैं आप लोग के लिए कल क्या एक्सपेक्टेशन है प्रीव्यूज की। कुछ ही देर बाद इसी शो में कल ऑटो बिक्री के आंकड़ों से एक्सपेक्टेशन, कौन सी कंपनी कितना अच्छा करेगी, वो सब बातचीत आगे। लेकिन उस बिक्री से पहले आज आप ऑटो पे एक अच्छा बढ़िया मूव इस समय प्ले आउट होते हुए देख रहे हैं। मैं इंडिविजुअल रिजल्ट्स और खबरों पे आगे जाता हूं, अब जरा फ्लोर खोल दी जाए, एक्सपर्ट से बातचीत करी जाए। शुभम, ओपनिंग कैसी लगी? आप भी उस कैंप को बिलोंग करते हो जो इस समय इस पुल बैक ट्रेड पे बिलीव कर रहे हो, फर्दर अपटिक्स है और ये अच्छे मौके हैं गिरावट में फिर से एंट्री करने के, बाय ऑन डिप्स वाला ही बाजार है, और एंट्री कर लूं क्या इस समय निफ्टी पे या निफ्टी बैंक पे? आशीष जी, ओवरऑल बाजार में बाय ऑन डिप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये जो गिरावट हुआ है इसमें हमें कुछ स्टॉक्स जहां पे अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है उसको खरीदना चाहिए। और जो मेरा इनफैक्ट इसमें से पहला ट्रेड होगा वो ऑटो में से ही दूसरा स्टॉक बजाज ऑटो पे मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और वहां पे एक ट्रेड हमें लॉन्ग साइड पे इनिशिएट करना चाहिए। तो 3800 के स्ट्राइक का अगर हम कॉल ऑप्शन देखें, लगभग 90 रुपए के 91 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें 80 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 110 115 तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है। तो बजाज ऑटो पे खरीदारी की रहेगी। बजाज ऑटो पे खरीदारी करने का कॉल। तो ऑटोज क्योंकि इस समय सबसे बढ़िया लाइमलाइट हॉक करते हुए उसमें बजाज ऑटो प्रेफर्ड ट्रेड के तौर पे आपकी स्क्रीन पर जो शुभम लेवल्स कह रहे हैं कुछ ही देर में आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएंगे। 3900 पे बाय कॉल इनिशिएट होता हुआ और अहेड ऑफ ऑटो सेल्स और टिकर टीम बढ़िया तरीके से चला रही है। कैसे ऑटो स्टॉक्स बिहेव कर रहे हैं, सारे के सारे अपटिक्स जो है आपकी स्क्रीन पर नीचे आते हुए समय का। अच्छा, थोड़ी सी वीकनेस ग्रिप कर रही है
सेंसेक्स 3/4% दबाव में, निफ्टी अब 2/3% से ज्यादा का दबाव, लेकिन वो 16,550 के टिक्स हमने शुरुआत में आते हुए देखे हैं, उन्हीं लेवल्स के आसपास है अभी। तो देखते हैं थोड़ा सा और बिहेवियर। लेकिन समित, आप लोग कुछ बोल्ड कॉल ले रहे हो इस गिरावट में? अपफ्रंट खरीदारी करने का मन आप भी बना रहे हो, और आपने क्या ट्रेड पकड़ा खुलने के बाद? देखिए आशीष, निफ्टी में जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो ऊपर की तरफ थोड़े रिस्ट्रिक्टेड है, 6800, 17,000 इमीडिएटली, और 600-800 पॉइंट की 3 दिनों में हमने एक रैली देखी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक कंसोलिडेशन होना लाजमी है। बट जो रियल एक्शन अभी भी कंटिन्यू रहेगी वो स्टॉक्स में रहेगी, क्योंकि हमने जो करेक्शन भी मार्केट में देखा था, जो 17,000 से 15,700 करेक्शन हुआ था, वो स्टॉक स्पेसिफिक डिस्ट्रक्शन ज्यादा हुआ था, तो आपको वो एडजस्टमेंट ज्यादा दिखेंगे। इसलिए हम अभी भी बाय एंड डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी रखेंगे। इंडेक्स में भी अगर 16,500, 480 के लेवल आते हैं, आप बाइंग की चेष्टा कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो इंडियन होटल्स हमें करंट लेवल पे भी अच्छा लग रहा है। कल ये स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन, जो छोटे कन्वर्जन फेज से इसने ब्रेकआउट दिया था, आज जो म्यूटेड इसमें स्टार्ट हुई है उसमें हम बाइंग की चेष्टा करेंगे 232 के स्टॉप लॉस से, और 244, 246 का हमारा इसके लिए टारगेट रहेगा। ये स्टॉक तो मानस के रडार पे भी आ रहा था कल शायद, और इंडियन होटल एक्चुअली 3-4 लोगों ने जाने से पहले इस पर एक व्यू दिया था। अजीत मिश्रा ने बाय कॉल दिया था, रचना वैद्य ने इंडियन होटल पर बाय कॉल दिया था, और अब समित का भी बाय कॉल, और आप कह रहे हैं मानस ने भी एक आइडेंटिफाई किया हुआ है। कंसेंसस का खामियाजा है जो एक दिया आज दबाव पे, लेकिन एक्सपर्ट बुलिशनेस कंटिन्यू करते हुए इस स्टॉक पे। M&M का स्टॉक दिखाइए स्क्रीन पे। अब बढ़िया घूमा है, 2.25% की मजबूती के साथ इस समय कामकाज। वो कमोडिटी प्लेस जो स्क्रीन पे हाईलाइट कर रहा था, वो कमोडिटीज ऑटोज के बाद दूसरा पैक वही है। कोल इंडिया को प्लीज स्क्रीन पे फायर करके दिखाइएगा, ऐसे ही दिखाइएगा। ONGC धीरे धीरे अब तूल पकड़ रहा है, और खबरें तो खैर उसके लिए तो सपोर्टिव है, उसको तो खैर क्रूड पर रिएक्शन है। लेकिन टाटा स्टील, JSW स्टील, देखिए कैसे धीरे धीरे करके मोमेंटम पिकअप कर रहे हैं। सतपाल साहब, वो स्टील का कॉल बोल्ड था, बढ़िया निकल के आया है। ग्लोबल क्यूज ठंडे, स्टील आउट परफॉर्म, और शायद उसके पीछे एक रीजन होगा, कल ध्यान रखें चाइना में जो अनलॉक की शुरुआत हो रही है 1 जून ऑनवर्ड, 1 जून से 30 जून के बीच में फेज वाइज चाइना अनलॉक में पूरा जा रहा है, और कल वो बीजिंग का अनलॉक की शुरुआत हो जाएगी। तो सही कॉल है, क्योंकि फंडामेंटली भी रैशनल बन जाते हैं कि तेजी बुनाने के तरीके होंगे। अगर एक तो इंडाल्को राइट किया था आपने, आपकी पिक पे जाऊं उससे पहले टाटा स्टील, JSW स्टील, दोनों में से किसी में एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है दिन के दौरान इस पुल बैक को प्ले करने के लिए? आशीष जी, इन दैट केस टाटा स्टील ही देखिए, मुझे लगता है टाटा स्टील में यहाँ पे प्ले किया जा सकता है। फ्यूचर और इसमें डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन कैश के लेवल्स की बात करूं तो मेरे हिसाब से कम 1100-1120 का इंट्राडे का टारगेट होगा। सो टाटा स्टील पर डेफिनेटली बाय रहेगा, 1035 का स्टॉप लॉस। JSPL भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मेटल में मुझे लगता है कॉन्ट्रा ट्रेड बन रहा है। आशीष जी, यहाँ पे अगर मेरा ट्रेड लेना है तो जो मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है वो है सीमेंट पैक। देखिए, नजर वहीं पे होनी चाहिए जहां पे किसी की नजर नहीं है। तो मेरे हिसाब से सीमेंट कोई नहीं देख रहा है, तो सीमेंट ACC अच्छा लग रहा है, अंबुजा अच्छा लग रहा है। तो अंबुजा का तो कॉल ऑलरेडी हमारा रनिंग है, तो ACC पे नजर रखिए। 2225, 2230 के आसपास फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है। 2200 का स्टॉप लॉस होगा मेरा, और इंट्राडे का टारगेट होना चाहिए कम से कम 2280 से लेके 2300 का। तो ACC, अंबुजा, आई थिंक दे आर लुकिंग गुड एट दिस लेवल। 2280 से 2300 के टारगेट्स राजेश सातपुते दे रहे हैं ACC पे। मुझे याद है कल दोपहर में आपने अंबुजा का करीब 370 का कॉल दिलवाया था, वो भी कैरी कर रहे हैं राइट राजेश? कैरी है हमारी, या अर्षदा जी, वो भी कैरी है, और डिस्क्लोजर भी ये है कि क्लाइंट की पोजीशन यहाँ पे अभी भी खड़ी है। फिलहाल अंबुजा ACC पर बुलिश रहे हैं राजेश सातपुते। मानस, आपका ट्रेड लेने से पहले एक बार M&M पर वेरी क्विक कॉल दीजिए, क्योंकि 52 वीक हाइस पर आ चुका है काउंटर। अब यहां से क्या और चाल मजबूत होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं? इन लेवल्स पर 1019, 1020 पर आप नई तेजी करेंगे क्या? दो राजेश, पालविया साहब की बात है ना? मैं मानस से पूछ रही हूँ। मानस, ओके सर, मेरे दिमाग में तो राजेश चल रहे हैं। मानस से पूछ रही हूँ मैं। तो देखिए, जो नई तेजी है शॉर्ट टर्म के लिए करना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म 400 ब्रेकआउट है, और अगर थोड़ा समय हो तो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर तो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए, अभी भी खरीदारी करें। कभी कोई गिरावट मिले तो भी 920 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो टारगेट आते हैं वो 1320 रुपए के आते हैं, तो 1320 तक का पोटेंशियल है। शॉर्ट टर्म के लिए अपनी पोजीशन में बने रहिए, 1000 पे स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए। बिल्कुल शॉर्ट टर्म के टारगेट 1050 के आसपास आते हैं। और आपका प्रेफर्ड ट्रेड यही है क्या? जी, नहीं, मेरा जो प्रेफर्ड ट्रेड है वो MFSL है। MFSL मैक्स पोटेंशियल में बात कर रहा हूं, जहां पर 3 दिन से लगातार 780 रुपए पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था स्टॉक, लेकिन आज फाइनली MFSL ने ब्रेकआउट दिया है। बेहतर वॉल्यूम मॉर्निंग में देखने को मिले हैं।
अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। 779 के स्टॉप लॉस से मैक्स फाइनेंशियल में खरीदारी करिए 840 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, 840 के टारगेट के लिए। बढ़िया लॉन्ग बिल्डअप, वायदा में 0.4% का उछाल मैक्स फाइनेंशियल्स पे, और मानस का आज का प्रेफर्ड ट्रेड MFSL इस समय खरीदारी करने का मन। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। गौरांग सर, जियोजीत पे आप लोग ये अपस्ट्रीम कंपनीज ONGC से ये कच्चे तेल को बढ़ाने के लिए ONGC को कैसे प्ले कर रहे हो? कच्चे तेल पर रिएक्शन दिन गिरता उठकता पटकता रहता है, मुश्किल हो जाता है हमारे लिए फंडामेंटली कॉल लेना। लेकिन होना क्या है कि ग्लोबली सब लोग अब फॉसिल फ्यूल से एग्जिट करने का मन बना रहे हैं। इस बीच कोई इन्वेस्टमेंट्स करने नहीं वाला, और उसमें 1 डिकेड 2 डिकेड का समय लगना है जब इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे होंगे, और शायद इसीलिए कच्चे तेल को लेकर रह रहे कि बहुत बुलिश व्यूज भी आने लगे हैं। ONGC 150 ऑड लेवल्स पे अट्रैक्टिव है क्या लॉन्ग टर्म के लिए, 12 महीने के लिए? तो आशीष, मेरे ख्याल से ये जो परिवर्तन हो रहा है, आइस इंजन से निकल करके आप CNG या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आइस इंजन आपको रास्ते पर दौड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। पेट्रोल और डीजल तब भी बिकेगा, लेकिन मात्रा कम होगी, जायज है, क्योंकि नए नए वाहन जो आएंगे रास्ते पर वो ऑल्टरनेटिव क्लीन ग्रीन फ्यूल या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दिखेंगे। हमारे यहाँ पर दिक्कत यह है कि MEL की जो एक्सप्लोरेशन पॉलिसी थी के नीतियां थी या जो नियम थे वो बहुत ही नकारात्मक थे, और निजी कंपनियों को छोड़ दीजिए, सरकारी कंपनियां भी जो एक्सप्लोरेशन, जो कुदरती भंडार है ऑफशोर ऑनशोर अल्ट्रा डीप वाटर्स में, वो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। नीतियों में बदलाव किया गया, अब आकर्षित हुए, तो सरकारी कंपनियां और निजी कंपनियां मेरे ख्याल से जो हमारे सीमाओं में, समुद्री सीमाओं में जो कुदरती भंडार है, या फिर अल्ट्रा टेल हाई टेरेंस में जहां पर कुदरती भंडार है, वो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी शुरू की। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ONGC पर खरीदारी की राय है हमारी। धीरे धीरे चलने वाला स्टॉक है। गेल ले लीजिए, ONGC ले लीजिए, या फिर ऑयल इंडिया ले लीजिए, 200-210 तक के लक्ष्यांक है, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 2 साल की समय सीमा होनी चाहिए। ओके, ये है ONGC पर व्यू आता हुआ। गाबा सर, ओपनिंग के बाद आपका प्रेफर्ड ट्रेड, अच्छा वीकनेस थोड़ी और बढ़ गई है। निफ्टी 135 अंकों की कमजोरी, अब 3/4% से ज्यादा का दबाव, 16,525 के आसपास के जोन्स। तो ये एडिशनल वीकनेस कहां से आ रही है? एक बार प्लीज वो स्टॉक्स दिखाइएगा स्क्रीन पे। दबाव बढ़ रहा है इंफोसिस, HCL टेक, IT पैक में, वो कमजोरी। इंफोसिस अब 2.5% दबाव में, वो टाइटन प्रेशर बनाता हुआ वेटेज के लिहाज से। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में थोड़ी सी वीकनेस और बढ़ती हुई। तो फाइनेंशियल्स हो गए, IT हो गया, और कुछ इंडिविजुअल हैवी वेट जैसे कि टाइटन, HUL, ये स्टॉक्स अब थोड़ा सा वीकनेस बढ़ा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, लेकिन गाबा सर ओपनिंग के बाद आपका प्रेफर्ड पिक। सर अनम्यूट करेंगे हम। ओपनिंग के बाद मेरा प्रेफर्ड पिक है इन्फो एज। मुझे लगता है 4,000 की तरफ जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप होगा 3850, इन्फो एज पर ध्यान देना चाहिए। 3850 का स्टॉप लॉस, और टारगेट क्या कह रहे हैं? 4,000 बिल्कुल। ओके, यानी कि यहाँ से एक अच्छा खासा मूव आने की पूरी क्षमता। नतीजे अच्छे थे इन्फो एज के, उसका भी एक रिफ्लेक्शन, करीब 100 रुपए के गेन्स देखने को मिले हैं। तो लगभग सभी के। कविता हमारे साथ है। कविता, आपका ट्रेड पर क्या व्यू बन रहा है इस समय? क्या कोई खास स्टॉक? यस हर्षा जी, सो लाइक ऑटो में हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। कल भी डिस्कस किए थे TVS मोटर्स। मुझे लगता है इसे डिप को इवन बाय करना चाहिए। 732 का एक स्टॉप लॉस लेना चाहिए फ्यूचर्स पे, और मुझे लगता है 753, 758 के टारगेट्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। वी आर ऑल्सो विटनेसिंग एक प्राइस डाइवर्जेंस भी हम इस चार्ट पर लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो आई बिलीव ये 753, 58 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। एंड नाउ अगर कॉल की साइड से पोजीशन लेना चाहते हैं ऑप्शंस के रूप से, तो 750 का कॉल हम देख सकते हैं, जो अभी फिलहाल 25 रुपीज पर चल रहा है, 25 की प्रीमियम पर। सो 33 की प्रीमियम की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। एंड वन कैन टेक स्टॉप लॉस ऑफ प्रीमियम का 20 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 30 से 35 रुपए के लक्ष्य। एक और ऑटो पिक, TVS मोटर्स डिप्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढिए। पालिया साहब, आपका टॉप कॉल इस समय का?
आशीष जी, हमें लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके से बजाज फिनसर्व में ओपनिंग से ही देखे तो एक वीकनेस देखने को मिली, तो यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे बजाज फिनसर्व में 12,825 830 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड करें। इसमें यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह देंगे, क्योंकि स्टॉक में देखिए जो पुलबैक बना था वो एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एवरेज पे वहां पर रेजिस्टेंस लेके वापस सप्लाई बनते हुए दिख रही है। हम लोअर साइड के टारगेट इसमें एक्सपेक्ट करें करीब आना चाहिए 12,710 तक की लोअर साइड के हमें लगता है टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। और स्टॉप लॉस रखेंगे हम शॉर्ट करने का इसमें 12,950 का। ओके, तो ये सेल कॉल आता हुआ, फाइनेंशियल्स में वीकनेस है और बजाज फिनसर्व वो बिकवाली करने की स्ट्रैटेजी, तो हम बढ़िया ट्रेड्स राइड कर रहे हैं। हम राइड कर रहे हैं इस समय एसीसी में खरीदारी, एमएफएसएल में खरीदारी, इन्फो एज में एक बाय कॉल, टीवीएस मोटर्स में डिप में खरीदारी, इंडियन होटल्स एक बाय कॉल, बजाज ऑटो में खरीदारी करने का कॉल था। बस एक सेल कॉल जो आया है वो इस समय बजाज फिनसर्व पालिया साहब की तरफ से, इसमें आप बिकवाली करके चलिएगा। ये ओपनिंग की बढ़िया पिकिंग हो गई और कुछ ब्रीदर लेने के बाद कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स कुछ ही देर में हाईलाइट होते हुए नजर आएंगे। 4 का चौका 9:40 के आसपास उसकी तैयारी हो रही होगी और आज का जो टीजर है वो क्विकली आपको आपकी स्क्रीन पर आएगा। सस्ता ऑप्शन के लिए शुभम बैठे हैं, शुभम के पास जाएंगे, समझेंगे वो कौन सा एक शुभम एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड प्लीज रेडी रखिएगा। 5-7 मिनट बाद आपके पास आ रहे हैं हम लोग। एफएनओ सुपरस्टार के लिए पालिया साहब के पास जाएंगे आज, और पालिया साहब एक बढ़िया सा वायदा बाजार का सुपरस्टार रेडी रखेंगे। चार्ट का चमत्कार समीत की बारी। तो समीत वैसे अपने स्टॉक पिकिंग के लिए वैसे जाने जाते हैं। ये हर्षदा के साथ जब वो मुकाबला होता है 11 बजे वाला, तो मैं देखता हूँ बड़े इस हफ्ते है समित हमारे, इस हफ्ते है, तो वो उस मुकाबले से हट के कुछ दीजिएगा समीत, बढ़िया वाला स्टॉक। और मिड कैप फंडा के तौर पे आज होता साहब के पास जाएंगे। संजीव होता साहब शायद जुड़ चुके हैं, आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। होता साहब बढ़िया एक मिड कैप फंडामेंटल पिक प्लीज रेडी रखिएगा। तो बस थोड़ी देर में ये स्टॉक पिकिंग की फिर से शुरुआत, जबरदस्त स्टॉक पिकिंग की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। और एक और टीजर, ये ऑटो का जो अपटिक है वो रेडी हो रहे हैं। यतिन है ना, कल क्या एक्सपेक्टेशन है बिक्री के आंकड़ों की, वो अभी कुछ देर में ऑटो में एकदम जैसे टंकी फुल हो गई है और फिर आपकी गाड़ी में जो रफ्तार आती है ना, वो उस तरह का मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार रिविजिट करते हैं, वो पूरा ऑटो इंडेक्स लगभग 1% के गेन सिखा रहा हुआ। एमएनएम देखिए 2.5% से ज्यादा की बढ़त दिखाता हुआ, ये 1024 न्यू हाइस पर एमएनएम ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। टाटा मोटर्स में एक पिकअप देखने को मिला है। टू व्हीलर साइड पर कविता ने कुछ देर पहले टीवीएस मोटर पर एक बाय कॉल दिया था, लेकिन आप बजाज ऑटो देखिए आशीष, करीब 1.5% तक के गेन्स वहां पर भी देखने को मिले हैं। और हीरो मोटोकॉर्प ने भी अपनी चाल थोड़ी सी शुरुआत कर दी है मजबूती की तरफ, करीब 0.5% तक के गेन्स। आयशर मोटर में भी अच्छी खासी बढ़त देखी जा रही है। अब तक दिक्कत यही थी कि ट्रैक्टर बिजनेस वाले काउंटर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो अभी भी एस्कॉर्ट्स लैगर्ड बना हुआ है, लेकिन वहां पर ओपन इंटरेस्ट एडिशन थोड़ा सा पिकअप करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या मॉनसून के अपटिक के बाद यहां पर शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई देगी, दैट्स अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ। लेकिन बजाज ऑटो पर एक गाबा साहब से व्यू ले लेते हैं, क्योंकि स्टॉक को काफी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं और पिछले हफ्ते भी, कल भी इस पर इन्होंने एक बाय कॉल दिया था। गाबा साहब, बजाज ऑटो अगला पड़ाव क्या रहेगा? 3900 पर तो पहुंच ही गया ये स्टॉक। बजाज ऑटो का जो लॉजिकल टेक्निकल टारगेट नियरेस्ट है वो है करीब 4000, मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए। उसके पहले 3950 है, लेकिन कोशिश 4000 की तरफ कर रहा है। सपोर्ट मेरे ख्याल से है 3875 पर आज का लो है, वहीं पर गैप अप खुला हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये होल्ड है, बाय होना चाहिए। अगर किसी को लेना है तो 3875 का स्टॉप लगाइए, यस, लेकिन अप जाएगा बजाज ऑटो। अपमूव की तरफ पूरे इंडिकेशंस है, रफ्तार पकड़ रहा है धीरे धीरे करके। अच्छा मानस, कल आपको याद होगा डिक्सन की हम बात कर रहे थे दोपहर में, जब नंबर्स आए थे तब एक तगड़ा मूव दिखाया था स्टॉक में। आज भी एक फॉलो थ्रू करता दिख रहा है, करीब 3% का इजाफा और ओपन इंटरेस्ट एडिशन साइजेबल है, करीब 14% ओपनिंग ट्रेड के साथ ही। अब यहां से आगे इसकी चाल कैसी रहेगी? देखिए, मेरा समझना है कि स्टॉक तैयार हो गया है 4200 के लेवल्स को टच करने के लिए, जो कि इसका 100 डे मूविंग एवरेज है। 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पैटर्न और वॉल्यूम को देख के लगता है कि 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाएंगे, तो बिल्कुल अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 39 रेट के भाव चल रहे हैं, अभी भी आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस 3750 के नीचे रखिए और ऊपर के लिए 4200 तक के टारगेट सेट करिए। ओके, चलिए ये तो हो गए कल के स्टॉक्स। क्योंकि बाजार थोड़ा वीकनेस की ग्रिप में है,
कुछ स्टॉक स्पेसिफिकली जहां पे अब ठंडा होता हुआ मामला, उसमें तगड़े शॉर्ट्स बिल्डअप होते हुए इस समय आरती इंडस्ट्री रिजल्ट्स तो नहीं आए ना, रिजल्ट्स आ गए। आरती के रिजल्ट्स पे रिएक्शन है क्या अभी? नहीं ना, वो तो परसों आए थे। आरती के रिजल्ट्स परसों आए थे और कल स्टॉक चला था। आज यहाँ पर मुनाफा वसूली और नतीजे बढ़िया थे, कंपनी का बहुत बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इसीलिए कल का ग्रीन बार उस पर आज ठंडा पड़ रहा है। ठीक है, तो आरती इंडस्ट्री 4-4.5% दबाव, मुनाफा वसूली हो रही है, कुछ शॉर्ट्स बिल्डअप होते हुए नजर आएंगे आपको। सतवीर साहब जरा आरती इंडस्ट्रीज देख के बताइएगा। आशीष जी देखिए, मुझे लगता है कि कल आरती इंडस्ट्रीज में एक ब्रेकआउट आया था और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो करीबन था 770। मैं स्पॉट की बात कर रहा हूं। कल के ब्रेकआउट के बाद आज मुझे लगता है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी मंदी तभी होगी, या आप कह सकते हैं कि कंप्लीटली रिवर्सल होगा, विप्सा होगा, अगर ये 770 का लेवल टूटता है। तो फिलहाल एट दिस लेवल ऑफ 776 तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सपोर्ट के नजदीक है। अगर 770 टूटता है तभी जाके मंदी होगी, नई मंदी होगी, अदरवाइज मुझे लगता है यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। ये होता साहब, ये अच्छा मेट्रोपोलिस का फिर से चार्ट दिखाइए, फिर कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ और अच्छा खासा ऑफ आइज ऑलरेडी आधा होके कामकाज कर रहा है। और होता साहब अभी भी रह के वीकनेस ग्रिप कर रही है इन स्टॉक्स में। क्या करना है? मेट्रोपोलिस हो, इवन डॉक्टर लाल पैथलैब्स हो, आप लोग एक्यूमुलेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो इन स्टॉक्स को, या आपके कुछ कंसर्न्स हैं अभी भी और वीकनेस बढ़ेगी, दूर रह रहे हो इन पॉकेट से? की बात करूं डायग्नोस्टिक पॉकेट की तो प्रेशर तो बना रहेगा कि जिस तरह से एग्रेशन दिखा रहे हैं बाकी सब प्लेयर। अभी तो टाटा एमजी ने तो जिस तरह से एग्रेसिवनेस दिखाया है बैंगलोर पे, और अगर पैन इंडिया में उस तरह का एग्रेसिवनेस रहा तो डेफिनेटली मार्जिन पे प्रेशर आएगा। और अभी तो ल्यूपिन भी एंटर हो गया डायग्नोस्टिक स्पेस में, बाकी सब प्लेयर भी आ रहे हैं, तो ये स्पेस में थोड़ा सा कॉशियस ही है हम लोग। हालांकि एक ही बाय है वैल्यूएशन की नजरिए से, वो है मेट्रोपोलिस। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा कोई डील जो बात चल रही है बाजार में कि अगर कोई डील वील हो जाए तो थोड़ा वो पॉजिटिव ट्रिगर निकल के आएगा मेट्रोपोलिस में। उसके अलावा तो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव व्यू नहीं है और मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में कॉशियस ही रहना चाहिए सेक्टर में। अरे भाई कॉशियस रहे, इस गिरावट पसंद आते थे एक जमाने में सबको, ये स्टॉक्स बहुत रीरेट भी हुए थे, लेकिन अभी भी देखिए कंसर्न्स बने हुए, कॉशियस रहेंगे इन लेवल्स पे भी। होता साहब और उनकी टीम एक्यूमुलेट नहीं कर रही है इन स्टॉक्स को। चलिए ऐसी स्टॉक पे बातचीत होती रहेगी। पहले अब 4 का चौके का समय हो गया है, जरा टीजर लेकर आइए स्क्रीन पर, उसके बाद बढ़िया स्टॉक पिकिंग की शुरुआत। और 4 का चौका में शुरुआत हम लोग आमतौर पे सस्ता ऑप्शन के साथ करते हैं, तो आज का जो सस्ता ऑप्शन है वो शुभम अग्रवाल साहब आप लोग को देते हैं। शुभम, क्या पकड़ में आया, क्या है आज का सस्ता ऑप्शन कॉल? आशीष जी, आज का सस्ता ऑप्शन में मुझे लगता है खरीदारी करना चाहिए कोल इंडिया पे, जहां पे पूरा पावर सेक्टर अगर हम देखें तो उसमें काफी अच्छा उछाल आता हुआ दिख रहा है। कोल इंडिया का 190 का स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है अभी 7 रुपए 30 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पे खरीदारी किया है। 5 रुपए 50 पैसे पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 10 से 11 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा, तो कोल इंडिया पे खरीदारी किया है। कोल इंडिया को रखिए रडार पे। आज बढ़िया मूव वो कमोडिटी प्लेज में सुबह स्क्रीन पे दिख रहा था कि अच्छा अपटिक की शुरुआत हो गई है स्पेस में, और कोल इंडिया बढ़िया मूव दिखाता हुआ उस तेजी को बनाने का तरीका, कैश में 1.5% के उछाल के साथ कामकाज हो रहा है। शुभम मान रहे हैं आगे भी मोमेंटम स्ट्रांग रहेगा। सस्ता ऑप्शन के तौर पे 190 का कॉल ले लीजिए, 190 की स्ट्राइक का 7 रुपए 55 पैसे पे खड़ा हुआ है, खरीदारी करने का मन। ये इवेंचुअली 10 से 11 के टारगेट दिखाएगा और यहां पे स्टॉप लॉस 5.5 रुपए पे। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा, 190 के कॉल के थ्रू कोल इंडिया की तेजी को भुनाने का मन। ये हो गया आज का पहला प्रेफर्ड ट्रेड। एफएनओ सुपरस्टार पालिया साहब आप लोगों को देंगे। पालिया साहब, क्या पकड़ा आपने वायदा बाजार में? इस समय आपकी सबसे बढ़िया पिक कौन सी है? आशीष जी, जो स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है पीआई इंडस्ट्री का फ्यूचर। ये स्टॉक में देखें तो एक डेली सेटअप के हिसाब से ऑलरेडी स्टॉक में ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं, और स्टॉक में लास्ट 3 वीक से देखें तो हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, तो एक सस्टेन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है। 2755 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसमें बाय करने की सलाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें टारगेट आना चाहिए 2810 से लेकर 2820 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 2735 के आसपास। पीआई इंडस्ट्रीज, इसके तो नंबर्स भी अच्छा है, तो नंबर्स अच्छा आने के बाद से लगातार मोमेंटम में, मेरे ख्याल से पिछले कंटिन्यूअस 4 ट्रेडिंग सेशन से
पीआई इंडस्ट्रीज मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और पालिया साहब का मानना है कि ये पीआई इंडस्ट्रीज जो है, जो 2760 2759 पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया है, ये इवेंचुअली 2820 तक जाता हुआ नजर आएगा। तो जो मोमेंटम पिकअप करा है पीआई ने पिछले कुछ दिनों में, वो लाइकली आगे कंटिन्यू होता हुआ आप लोग को नजर आएगा। जो चार्ट का चमत्कार है आज का, वो समीत चौहान साहब आपको बताएंगे। समीत, चार्ट का चमत्कार, चार्ट पे कोई बेहतरीन स्टॉक पिक आपकी तरफ से? देखिए आशीष, कैपिटल गुड स्टॉक में थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, बट कहीं ना कहीं जो मार्की स्टॉक है L&T, उसने एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास उसका सपोर्ट लिया है। तो 1500 का एक काफी एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पे 20 बिलियन भी अच्छी हुई है और लास्ट दो दिनों से हमने देखा है कि ये स्टॉक में ट्रैक्शन भी काफी अच्छा हुआ है। तो आज थोड़ा म्यूटेड सेशन है, बट हमें लगता है कि यहाँ से अगर निफ्टी वापस 16,800 17,000 के आसपास जाना है तो उसमें L&T का कंट्रीब्यूशन हमारे ख्याल से ज्यादा होगा, इसलिए हम लास्ट टुब्रो यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, और जिसमें 1 2 3 पैटर्न कंफर्म होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, जो 1670 के ऊपर होगा। तो इसलिए हम ये प्रीएम कर रहे हैं 1610 के स्टॉप लॉस से L&T बाय किया सकता है और 1720 का इसका टारगेट रहेगा। लार्सन एंड टुब्रो सुस्त है लेकिन इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़ा है। समीत मानते हैं ये कैपिटल गुड्स में तेजी को लीड करता हुआ नजर आएगा। तो लार्सन एंड टुब्रो दरअसल खरीदारी करने का मन बनता हुआ 1650 के आसपास ये लॉन्ग इनिशिएट किया जा रहा है। और फाइनली आप लोग की स्क्रीन्स पर आएगा मिड कैप फंड, और होता साहब ढूंढ के रखें एक बढ़िया सा आइडिया। होता साहब क्या एक्यूमुलेट कर रहा है? आप लोग की सबसे प्रेफर्ड मिड कैप कॉल कौन सी है इस समय? प्रिफर्ड तो अभी ऑटो सेक्टर से, रियल एस्टेट सेक्टर से है, लेकिन आज मैं आईटी, मिड कैप आईटी सेक्टर से एक स्टॉक रिकमेंड करने वाला हूं, वो है LT इन्फोटेक। इम्पेंडिंग मर्जर होने वाला है माइंट्री से, और जिस तरह का मैं देख रहा हूँ सिनर्जी निकल के आएंगी ये दोनों कंपनियों में, और एक बहुत बड़ी कंपनी बन के उभरेगा आने वाले सालों में, और 45% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है ऊपरी स्तर से। तो ये लेवल जो वीकनेस अभी है, अभी बाय करना चाहिए, और यहाँ से लग रहा है कि 12 महीने में 6000 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे है, और कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, आउटलुक है, बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे ये रिकमेंड करूंगा कि LT इन्फोटेक को बाय करना चाहिए। वही LTI भी है और इसका पेरेंट L&T भी है एक्सपर्ट्स के रडार पे। तो आज का चार का चौका स्क्रीन पर आ जाएगा आप लोगों की। सस्ता ऑप्शन शुभम की तरफ से वो है कोल इंडिया में जो अच्छा मूव आ रहा है, वो शायद लाइकली एक्सटेंड हो, तो 190 की स्ट्राइक वाला कॉल खरीदने का मन। 7.55 पे लिया, 8 रुपए 15 पैसे पे ऑलरेडी आ चुका है। वो ट्रेड बढ़िया ग्रिप में आता हुआ, लेकिन हम 10 से 11 रुपए के टारगेट्स को राइड करते हुए। तो कोल इंडिया का वो सस्ता ऑप्शन ऑलरेडी बहुत बढ़िया कमाई करने की तैयारी कर चुका है। रखिए रडार पे इस स्टॉक को, इस ऑप्शन को। FNO सुपरस्टार था पीआई इंडस्ट्रीज, पालिया साहब का एक प्रेफर्ड ट्रेड 2750 2760 के जोन्स पे वो ट्रेड इनिशिएट हुआ है 2810 2820 के टारगेट्स के लिए। और पालिया साहब मानते हैं पिछले कुछ दिनों में शायद रिजल्ट्स के चलते ही कह लीजिए बढ़िया अपमूव जो है आगे भी कंटिन्यू होगा। 2735 के स्टॉप के साथ ये है आज का FNO सुपरस्टार। चार्ट का चमत्कार समीत की तरफ से, लार्सन एंड टुब्रो, और समीत मानते हैं कमजोरी है सुस्ती के बीच में L&T में खरीदारी 1720 के लक्ष्य के लिए, और मिड कैप फंडा भी इसी फैमिली से LTI, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, होता साहब का आज का प्रेफर्ड ट्रेड। 4200 वाला स्टॉक आगे जाते हुए 6000 तक का लक्ष्य अचीव करता हुआ नजर आएगा। आज 1% की मजबूती के साथ LTI अब इस समय कामकाज करता हुआ। तो ये वो शानदार ट्रेड्स जो आप ट्रैक करेंगे और स्क्रीन पर उनका एक्शन शुरू हो चुका है। लेकिन अब बात करते हैं उस सेक्टर की जिसमें सबसे ज्यादा मोमेंटम है, सबसे ज्यादा रफ्तार देखने को मिली है। अनडाउटेडली बात ऑटो कंपनियों की, और स्टॉक्स कुछ भुना रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? जो बिक्री के आंकड़े मई महीने के आना शुरू हो जाएंगे कल सुबह सवेरे। यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन, टू व्हीलर्स के साथ शुरुआत करें? बिल्कुल टू व्हीलर्स के साथ करें। और अगर हम सेटअप देखें हर्षदा, तो क्योंकि आप भी क्लोजली करती हैं ऑटो ट्रैक,
ये टाइम सेल्स का बेस छोटा है, बिकॉज लास्ट ईयर सेमीकंडक्टर की भी शॉर्टेज थी और कोविड के लॉकडाउन भी थे। तो एक बात ध्यान रखिए, आपको ये स्क्रीन पे 200% 300% के चेंज दिखेंगे, कैरिड अवे मत होइए क्योंकि पिछले साल का बेस छोटा है। टू व्हीलर्स की बात करें तो ये टाइम डिमांड में अपटिक होने वाली है क्योंकि शादी की सीजन है और रूरल मार्केट्स में जनरली जब शादी की सीजन होती है तो टू व्हीलर की बिक्री बढ़ती है। अगर हम बात करें बजाज ऑटो की, आयशर मोटर्स की, तो काफी अच्छी यहां बिक्री होने वाली है। इनफैक्ट बजाज ऑटो एक बड़े बेस पे 15% का ग्रोथ दिखा सकता है। अगर हम हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो लगभग दुगने सेल्स आपको दिखने चाहिए, लगभग 5.25 लाख यूनिट्स की बिक्री आप हीरो मोटोकॉर्प में देख सकते हैं। जहां तक कि टीवीएस मोटर्स का सवाल है, यहां भी लगभग दुगनी बिक्री होनी चाहिए, लगभग 3,10,000 यूनिट्स के ऊपर आपको यहां बिक्री आती हुई दिखाई देनी चाहिए। तो जहां तक कि टू व्हीलर पैक का सवाल है, काफी तगड़ी यहां सेल्स होनी चाहिए और पिछले महीने के मुकाबले अगर आप मंथ ऑन मंथ भी देख ले तो 4-5% का इजाफा ही आपको होता हुआ दिखाई देगा टू व्हीलर सेल्स में। चलिए गियर शिफ्ट करते हैं और मारुति की बात करते हैं, फोर व्हीलर्स की बात करते हैं। यहां भी आपको बेस छोटा दिखाई देगा, लेकिन अगर हम मारुति की बात करें तो ये एक आंकड़ा ध्यान रखिए, 1.59 लाख यूनिट्स, यानी लगभग 1,60,000 यूनिट्स के आसपास आप मारुति की बिक्री होते हुए देखेंगे। थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट सप्लाईज में हुई है सेमीकंडक्टर की, जिसके कारण प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। ऑर्डर बुक भी हेल्दी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा XUV 500 कमाल कर रही है, इसका सीधा असर सेल्स पे देखने को मिल रहा है। पिछले साल जो 17,000 की सेल्स थी, इस टाइम लगभग 46,000 यूनिट्स के ऊपर की सेल्स आनी चाहिए। ट्रैक्टर सेगमेंट भी थोड़े सेल्स में आपको मंथ ऑन मंथ गिरावट दिखेगी या ऑलमोस्ट फ्लैटिश ट्रेंड दिखेगा, लेकिन 33,000 यूनिट्स का अनुमान नुमरा लगा रहा है M&M के ट्रैक्टर की बिक्री में। और आते हैं कमर्शियल व्हीकल्स पे, लगातार चौथे पांचवें महीने आप देखेंगे कि यहां इंप्रूवमेंट हो रहा है। अशोक लेलैंड की जहां तक की बात है, लगभग 12,000 यूनिट्स की बिक्री का अनुमान है और टाटा मोटर्स कमर्शियल प्लस पैसेंजर व्हीकल्स मिला के लगभग 74,000 यूनिट्स आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा का बिक्री का अनुमान है, लगभग 3 गुना। बेस भी छोटा है और इनकी बिक्री जो पिकअप हुई है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। तो टाटा मोटर्स एक आउटस्टैंडिंग नंबर प्रेजेंट करेगा फिर से एक बार मई के महीने में। ये हैरियर क्यों लगाई इसमें, वो ईवी नहीं लगाई चाहिए थी क्या? इसके अंदर ईवी भी है, आप पीछे चार्ज वाले में है, पीछे चालू हो जाएगी। अंदर वो नेक्सॉन दिखती थी तो वो लगा देनी चाहिए थी, तो फील ज्यादा आता। ईवी की सेल्स ऐसे बढ़ रही है, यू नेवर नो, कल जब आंकड़े आ जाएंगे तो जिस गाड़ी की ज्यादा बिक्री आएगी ना वही गाड़ी आ जाएगी, दिख जाएगी। ऐसा एनालिसिस होगा क्या उसमें? कर सकते हैं ना। ठीक है, फिर वो तो मारुति बेचारी वजन वाली दिखती रहेगी। नहीं, अगर देखिए ये एक बात हमने हमारे ज़हन में डालनी चाहिए, क्योंकि BS6 का इंजन आया ना आशीष, जो छोटी गाड़ी है ना उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना 25 से 30% बढ़ गई है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप गाड़ी खरीदने जाओ ना 6-7 लाख रुपए के आसपास आपको छोटी गाड़ी मिलेगी जो आपको 4-5-6 लाख में मिलती थी पहले। तो जो कॉस्ट ऑफ स्मॉल कार है वो बहुत जबरदस्त तरीके से डिस्प्रपोर्शनेटली बढ़ गई है। सेफ्टी नॉर्म्स आ गए हैं, एयरबैग्स आ गए हैं, जो छोटी गाड़ी की कॉस्ट है ना बहुत बढ़ गई है। तो जहां तक कि बिक्री का सवाल है ना, वो 8-10 लाख के ऊपर की गाड़ी पसंद आती है। टाटा मोटर्स तो महिंद्रा की XUV को लगा दी, मतलब जज्बाती होने की भी लिमिट होती है। और कॉस्ट आप बढ़ाने की बात करें तो बेसिकली स्विफ्ट की कीमत पर आपको अब वैगनआर खरीदनी बिल्कुल भारी पड़ेगा। स्विफ्ट की कीमत तो स्विफ्ट महंगी हुई, अच्छा महंगी हुई है। हाँ, और महंगी हुई होगी। मैं पूछ रहा मजे की बात ये वैगनआर सिर्फ CNG ज्यादा बिकती है, तो जो CNG वेरिएंट्स है ना वहां डिमांड बहुत जोर से आई है। लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के सपने भी भूल गए, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी के दाम देख के, तो सीधे CNG पे स्विच हो रहा है। क्योंकि गैस भी बहुत महंगी हो रही है। वो वहां तो फिर भी इकोनॉमिक साइकिल गियर्ड साइकिल, मेहनत थोड़ी कम लगेगी। ठीक है भाई। होता साहब, आपको कौन सी गाड़ी पसंद आ रही है इस पूरे पैक में? लो, होता साहब तो गाड़ी लेने पहले ही चले गए, तो होता साहब है ही नहीं। हमने लेकिन टेक्निकली तो बहुत सारे बढ़िया स्टॉक पिकिंग कर ली है। कल या आंकड़े कल फिर रिव्यू करेंगे इस पे, और मोटा मोटी इस बार के नंबर्स अच्छे होंगे। अच्छे इसलिए होगा कि बेस ठंडा था, बेस भी ठंडा है और कुछ दिक्कतें भी ईज ऑफ हुई हैं। हाँ। पैसेंजर व्हीकल्स की ऑर्डर बुक अच्छी है, कमर्शियल व्हीकल्स के जो डिमांड है और जो फ्रेट रेट्स हैं, जो माल ढुलाई की कीमतें हैं वो अच्छी हैं, और टू व्हीलर्स जो लैग कर रहा था वो भी एक बार फिर से रेस में आ जाएगा क्योंकि शादी की सीजन है। तो अभी भी शादी सीजन में बाइकें जाती हैं क्या? बिकती है ना। पूछूंगी
चलिए लेट्स मूव बियॉन्ड। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। तो बेहतर महीना होने के पूरे आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक बार कोल इंडिया स्क्रीन पर फिर लेकर आएंगे। कोल इंडिया पर एक कॉल दिया था और इस समय 191 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 190 का जो कॉल था वहां पर ट्रैक्शन जरूर देखने को मिल रहा है। एक बार दिखाइएगा, दोबारा रिविजिट करते हैं उस पर्टिकुलर ट्रेड को जो सस्ता ऑप्शन शुभम ने आपके लिए आइडेंटिफाई किया, क्योंकि प्राइस आ चुका है 191 के लेवल्स पर। 190 का कॉल दिखाइएगा। ₹7.55 के आसपास ये पिक किया गया था और ये ₹8.60 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े दिनों बाद अपोलो हॉस्पिटल में भी जान में जान आ रही है। शुभम, इस पर क्या व्यू बन रहे हैं? हर्षदा जी, बिल्कुल कोल इंडिया काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इनफैक्ट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि बजाज ऑटो का जो हमने ओपनिंग में कॉल दिया था उसका टारगेट अचीव हो गया है। तो वहां पहले मैं थोड़ा सा ट्रेड रिवाइज कर देता हूं। 110 का टारगेट था हमारा बजाज ऑटो में 3800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन पे। अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 98 पे ले आए। मुझे लगता है रिवाइज टारगेट 125 तक का इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। और अपोलो हॉस्पिटल जो आपने पूछा, उस पे मुझे लगता है कि ये जो रैली है ये सिर्फ एक टेम्पररी पुलबैक है। ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है, तो फिलहाल इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर वीक है, वाकई बहुत कमजोरी झेली है इसने, तो इस तरह के बाउंस बैक को बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करने का, ठंडा पड़ जाता है। निफ्टी आधे % के दबाव के साथ छोड़े जा रहे हैं। आज के शो पहला सौदा में इतना ही। ब्रेक के उस पार आप सबका धन्यवाद आज ट्यूसडे के दिन हमारी मदद करने के लिए। ब्रेक के उस पार नए सेट ऑफ गेस्ट 10 के दमदार ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे और बाकी का टीजर उसी पार लेकर आऊंगा। लेकिन हमारे साथ अमित सेठ और श्रीकांत चौहान रेडी होंगे कुछ और बढ़िया स्टॉक पिकिंग के लिए।